और साथ में होगा राष्ट्रगान, जिसके लिए हम कहें कि आप अपने घरों में भी जहां पर हैं वहां अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और हम यहां पर आपके लिए जो पेशकश कर रहे हैं उसके साथ हम भी यहां पर खड़े होंगे। लेकिन ये देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, The entire area. और देखिए राष्ट्रपति ने भी मास्क लगाया है, प्रधानमंत्री ने मास्क लगाया है। मास्क इसीलिए जरूरी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सलामी मंच की ओर आगे जा रहे हैं। जब वहां पर वो पहुंच जाएंगे उसके बाद 21 तोपों की सलामी, साथ में राष्ट्रगान और औपचारिक शुरुआत 72वें गणतंत्र दिवस की परेड की। बहुत तैयारियां होती हैं, महीनों से तैयारियां की जाती हैं। जो मार्च पास्ट के दस्ते होते हैं वो साल भर इस पर पूरा ध्यान, अपनी आर्म ट्रेनिंग के साथ साथ इसमें भी पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट होती है उसको जो पुरस्कृत किया जाता है वो अपने आप में सम्मान का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसीलिए पूरी तैयारियां होती हैं इस एक लम्हे के लिए जो चंद मिनटों में सिमटे हुए हम आज राजपथ पर देखेंगे। 72वां गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार, लेकिन किसी भी तरीके से आपको आन बान शान में कमी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। एक के बाद एक जिस तरीके से मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ेंगे और जो फ्लाई पास्ट होगा, जो खास तौर से जिस पर इस बार निगाहें सबकी हैं, क्योंकि बाकी चीजों में भले ही थोड़ी सी कटौती हुई है लेकिन एयर पावर में किसी भी तरीके से कोई कटौती नहीं। वहां आप पूरी रौनक देखेंगे। राष्ट्रपति मंच, सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर इनके पहुंचते ही औपचारिक शुरुआत हो जाएगी गणतंत्र दिवस परेड की। बहुत अहम आज का दिन है। न सिर्फ यहां पर जश्न है बल्कि उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने गलवान में अपनी शहादत दी थी, जिस कारण आज चीन अपनी औकात में, अपनी हद में, अपनी हैसियत में नजर आता है। सियासत एक तरफ है लेकिन हमारे सैनिकों का शौर्य परम है। मेजर स्वामी नंदन अब राष्ट्रपति की सहायता करेंगे ध्वजारोहण में और सलामी मंच पर देश का गौरव इस समय आप देखेंगे। सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के। सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट। देख राजपथ रेजोनेटिंग। जो दर्शक हैं उनको ये पता नहीं चलता कि इन सजीले घुड़सवारों को देखे या नजर आकाश की ओर ले जाएं, क्योंकि अब आकाश में 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में उड़ते हुए नजर आएंगे और ये पुष्प वर्षा करेंगे। जब हम बच्चे होते थे परेड पर तो वो पुष्प को उठाने के लिए दौड़ा करते थे। लेकिन आज ये जो पुष्प वर्षा होगी, जो अंगरक्षक हैं वो दूसरी ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति अपनी जगह पर आसीन हो चुके हैं और ये पुष्प वर्षा जो हो रही है नेतृत्व इसका कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा और स्क्वाड्रन लीडर सनिकेत। ठीक उनके पीछे जो ईस्टर्न पोजीशन में विंग कमांडर मयंक पालीवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट JB सिंह, थल सेना का ध्वज, और उनकी बाएं ओर विंग कमांडर कुणाल
और फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति। नारी शक्ति आज राजपथ पर एक से अधिक बार हम देखेंगे फाइटर पायलट्स के रूप में और हेलीकॉप्टर पायलट्स के रूप में। श्वेता, एक तरह से एक बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो चुकी है हमारे तमाम सेनाओं में। हालांकि देखिए, ये परेड की शुरुआत और परेड कमांडर इस समय परेड का नेतृत्व मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल कर रहे हैं। और जिस तरह का अनुभव इनका है, जिस तरह का की तैनाती इनकी रही है, उसमें जिस तरह की कामयाबियां इन्होंने हासिल की है, मुझे लगता है कि एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन इसके लिए निश्चित तौर पर। जल सहाय, आप तो इसी तरह इसी परेड में रह चुके हैं डिप्टी कमांडर के रूप में। क्या अनुभव होता है उस समय जब पूरे विश्व की निगाहें आपकी ओर होती हैं? गौरव, वो ये एक ऐसा माहौल होता है कि आदमी जिंदगी भर आज तक मैं नहीं भूल पाता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ जीओसी को या चीफ ऑफ स्टाफ को, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते भर में सारी दुनिया, सारे लोग भारत माता की जय कर रहे होते हैं। और उस टाइम जी करता है कि आप तो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, जी करता है कि आप भी जोर से चलाएं भारत माता की जय। परंतु परेड है तो आपको एक स्थिर पोजीशन में रहना पड़ता है। पर वो जो एक माहौल है, वो केवल जो इंसान परेड में भाग लेता है, राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 MI-17 V5 और लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व में उन्होंने माउंटेन डिवीजन को कमांड किया। भारत चीन सीमा पर ऑपरेशनल दायित्व इन्होंने निभाया। एक स्ट्राइक डिवीजन के ऑपरेशन ब्रांच में ये रहे हैं। तो जैसा आपने कहा, बहुत ही विस्तृत करियर इनका रहा है। लेकिन वायु शक्ति और सेना की शक्ति एक साथ हम राजपथ पर देख रहे हैं इस समय। श्वेता जी, पुष्प वर्षा भी। और अच्छी बात यह है ना कि कोहरा थोड़ा सा छंट गया है, तो इस वजह से आपको ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर साफ साफ नजर आ रहे हैं। जो अलग अलग सेनाओं के ध्वजों और सबसे आगे जो चल रहा है हेलीकॉप्टर, उसमें आप तिरंगा देख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत नजारा आसमान में, और साथ ही जो हम जमीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से परेड कमांडर या उप परेड कमांडर वो आगे बढ़ते हुए, और उनके ठीक पीछे गौरव जो हमारे जो पुरस्कार विजेता है, या यूं कहें कि हमारे जो एक तरह से मैं उन्हें पहला नागरिक कहना पसंद करूंगी, क्योंकि वो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह हो या संजय कुमार हो, करगिल के युद्ध में जो उन्होंने शानदार अपनी वीरता से हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया था, वो ठीक परेड कमांडर और उनके पीछे डिप्टी परेड कमांडर के ठीक पीछे सवार आ रहे हैं, जो हम तस्वीरों में इस समय देख भी सकते हैं। गौरव जी हाँ, पहले मेजर जनरल आलोक कक्कड़ डिप्टी कमांडर, और ठीक उनके पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, वो वीर जिन्होंने चाहे कारगिल की लड़ाई हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, उन्होंने जो वीरता दिखाई 1999 में, वो वीरता हमने देखी थी। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, और सूबेदार संजय कुमार, परमवीर चक्र 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स। ये वीरता जिन्होंने पाकिस्तान को कारगिल की ऊंचाइयों पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि मैंने इनको कारगिल की लड़ाई में ऑपरेशंस के दौरान भी देखा, और जब परमवीर चक्र इनको मिला तब भी इनसे भेंट हुई। गणतंत्र दिवस की परंपरा है कि जो हमारे जीवित परमवीर चक्र और अशोक चक्र, यानी शांति काल और युद्ध काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता रहते हैं, ये देखिए सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उनकी एक तरफ हैं सूबेदार संजय कुमार, 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स, और इस समय आज जैकरिफ की एक मार्चिंग दस्ता भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही अशोक चक्र विजेता जो कि कर्नल डी श्रीराम कुमार हैं, वो भी आपको इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव इस समय 13 गोलियां लगी, एक के बाद एक जख्म था, लेकिन उसके बावजूद ये योद्धा बढ़ते गए और इन्होंने पाकिस्तान से टाइगर हिल को छुड़वाया। तो तरफा हमला हुआ था। दूसरी तरफ संजय कुमार, और अब बिल्कुल उनके पीछे बांग्लादेश का मार्चिंग कंटिंजेंट, और ये दिखाता है भारत और बांग्लादेश की मैत्री को। 1971 के युद्ध, पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का जन्म, यह है वो मार्चिंग दस्ता
इन्हीं के पूर्वजों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी शिकस्त दी थी। ये ट्राई कंटिंजेंट है इनका, यानी कि तीनों जो सेनाएं हैं इनकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बांग्लादेश की, वो सब एक साथ मिलकर अपने सर्वश्रेष्ठ जवानों को यहाँ हिंदुस्तान पर राजपथ पर भेजा गया है। ये काफी समय से हिंदुस्तान में है, ये यहाँ पर अपना अभ्यास भी कर रहे हैं, और कोरोना जो प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी वजह से इन्हें कुछ दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ा, वो सारी चीजें करते हुए, और आज देखिए क्या लहरा कर चल रहे हैं, और उसके ठीक पीछे जो उनका बैंड है वो भी जिस धुन को बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। गौरव, मुझे लगता है कि इन सब के दिलों में वो एहसास है इस समय कि क्या हुआ था 50 साल पहले, किस तरह उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था भारत की ताकत के साथ जुड़कर। और आज भी चाहे 1971 रहा हो या आज, कोरोना की दवाई भारत बहुत शीघ्र सबसे पहले बांग्लादेश जैसे मित्रों को दी गई, और श्वेता ठीक उसके पीछे 61 कैवलरी का मार्चिंग दस्ता। अश्व शक्ति यशोबला, अश्व शक्ति यशोबला, और उसी को चरितार्थ करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इन सभी जवानों को जो इन रोबीले घोड़ों पर सवार हैं, अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम, ये उद्घोष करते हुए। कैप्टन दीपांशु श्योरन इस दस्ते की कमान कर रहे हैं। 6 प्रांतीय अश्वारोही दलों से उनको उनका विलय किया गया था, और तब 61 कैवलरी का जन्म हुआ था। 39 युद्ध सम्मान और घुड़सवारी और पोलो के पदक से सम्मानित है। पद्मश्री मिला हुआ है इन वीर योद्धाओं को, इन रणबांकुरों को। 61 कैवलरी, और वही कैवलरी घुड़सवार दस्ते फिर बन गए थे टैंक, और ठीक 61 कैवलरी के पीछे T-90 भीष्म मेन बैटल टैंक भारतीय सेना का। ये देख रहे हैं आप भारतीय सेना के टैंक। इनमें लगी जो बैरल है 125 मिलीमीटर की इसमें तोप लगी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है, मिसाइल दागने की क्षमता है, और श्वेता यही हमारी शक्ति है जो इस समय लद्दाख में भी तैनात है। ये हमारे मुख्य युद्धक टैंक हैं, और इस दस्ते की कमान 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन करणवीर सिंह भांगू संभाल रहे हैं। देखिए जितने दमदार ये टैंक नजर आ रहे हैं, उतने ही शक्तिशाली उन टैंकों पर सवार हमारे योद्धा नजर आते हैं। आर्मर्ड रेजिमेंट की ये खास यूनिफॉर्म जो दूर से आपको जितना एक तरह से डोमिनेटिंग टैंक होता है, उतने ही हमारे ये वीर भी नजर आते हैं, क्योंकि एक तरफ होती है वो मशीन और दूसरी तरफ उसे चलाने वाले वो हाथ, उसमें सवार वो पूरा दस्ता जो एक युद्ध में पूरी की पूरी दुश्मन की टुकड़ी पर हावी हो जाते हैं। और ये आर्मर्ड रेजिमेंट को मिले 2-2 परमवीर चक्र से सिद्ध भी होता है। ये टैंक जो है हमारा T-90, ये पानी में भी चल सकता है, जो हंटर किलर सिद्धांत होता है, मुख्य युद्धक टैंक हमारा। और उसमें ये भारी भरकम टैंक कैसे पहुंचे होंगे, ये देखिए सलामी मंच की ओर मुड़ते हुए और सलाम कहते हुए जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्हें सम्मान देते हुए ये T-90 टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सामने जब आप रहते हैं तो वो गर्जना अलग ही होती है। उस गर्जना को युद्ध की भूमि में सुनकर दुश्मनों का दिल कैसे हिलता होगा, आप उसकी बस कल्पना कर सकते हैं। 125 मिलीमीटर की ये स्मूथ बोर गन है। ये जो तोप है ये मिसाइल भी दाग सकती है, और यही इसकी अचूक मारक क्षमता को दिखाता भी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर T-90 टैंक इस समय तैनात भी हैं, और चीन आगे बढ़ने से पहले, विस्तारवादी नीति को दिखाने से पहले ठिठक गया इस तरह के टैंक। और ठीक इन टैंकों के पीछे जो BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आ रही है, उसको देखकर भी कैप्टन अक्षय रस्तोगी की कमान में BMP, ये भी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के 21 मैकेनाइज्ड को जब कन्वर्ट किया गया था, इनका आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। गरुड़ का हूं बोल प्यारे, युद्ध घोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक दस्ते का बहुत महत्ता उसकी होती है, और ये जब दिलों में बोलते हैं या जुबान पर जब ये बात आती है, तो फिर दुश्मन कोई भी हो
पांव उसके उखड़ ही जाते हैं। ये BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ, और इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे यानी T-90 टैंक, फिर सारथ, और उसके आगे अब ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली का प्रदर्शन राजपथ पर। यूं तो हर साल हम गणतंत्र दिवस पर यह देखते जरूर हैं, लेकिन इसे याद रखना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वाकई ब्रह्मास्त्र अगर साल दर साल बदले, लेकिन ब्रह्मोस हमारा ब्रह्मास्त्र है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर तक अचूक वार करने की क्षमता और आवाज की गति से दुगने से तिगुनी गति पर यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जाती है। दुश्मन के पास इसका कोई तोड़ आज की डेट में नहीं है। कैप्टन कमरुल जमान की कमान और कैप्टन कमरुल जमान का ये कथन कि दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता। सौभाग्य था मेरा, बात हुई इन सब वीर रणबांकुरों से और उन्होंने कहा ब्रह्मोस का कोई तोड़ हमारे दुश्मनों के पास नहीं है इस समय, और ये बात सच है। जनरल साहब, ब्रह्मोस के बाद अब रुक करते हैं। ये मिसाइल जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल, और टेक्नोलॉजी जो है और इंडियन टेक्नोलॉजी। जनरल साहब, राष्ट्रपति के सामने, सलामी मंच के सामने भगवान शिव का धनुष पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, जब ये 6 रॉकेट सिस्टम एक साथ आ जाते हैं, 72 रॉकेट एक के बाद एक जब फायर होते हैं, तो 1000 मीटर बाय 800 मीटर का वो इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। शिव द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है श्वेता, और भगवान शिव का पिनाक आपके सामने स्वदेश में निर्मित, देश में निर्मित है। ये कैप्टन विभोर गुलाटी इसका नेतृत्व इस समय कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और उसके बाद से हर एक जो युद्ध और हर एक जो मुहिम रही है हिंदुस्तान की, उसमें अपनी ताकत को दिखाया है इन्होंने। बहुत पुरस्कृत रेजिमेंट भी है। अपने गठन के बाद से 1965 और 1971 का युद्ध हो, ऑपरेशन मेघदूत हो, ऑपरेशन रक्षक हो, सब में भाग लेने का गौरव इन्हें हासिल है। और ब्रिज लेइंग टैंक ठीक उसके पीछे T-72 टैंक की बॉडी पर 20 मीटर तक ब्रिज लगाने की क्षमता, केवल 3 मिनट में ब्रिज बनाने में सक्षम, और एक के बगल एक 2 टैंक लग जाए तो 40 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा ये रास्ता बना देते हैं, जिसकी अहम भूमिका रही है इस समय लद्दाख में भी। युद्ध में एक वो दौर जब आप समझिए कि किस तरीके से दुश्मन आगे बढ़ने से रोकने के लिए रास्तों को अवरुद्ध करता था या फिर ब्रिजेस को तोड़ते हुए, आग लगाते हुए बढ़ता था, लेकिन ये वर्तमान की जो ताकत है, जो दुश्मन चाहे कितना भी दूर भागने की कोशिश कर ले, लेकिन ये पुल बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। समविजय, दुश्मन का कोई भी कम्युनिकेशन हो उसको तोड़ने की क्षमता रखता है ये समविजय कम्युनिकेशन नेटवर्क। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर दुश्मन अगर बात कर रहा हो, न केवल उसकी बातें सुन सकते हैं, उसका कम्युनिकेशन तोड़ सकते हैं। तीव्र चौकस, और ठीक उसके पीछे नारी शक्ति एक बार और कैप्टन प्रीति चौधरी इसका नेतृत्व कर रही हैं। ये शिल्का हथियार प्रणाली है जो इस समय आपके सामने से, ये अपग्रेडेड शिल्का है जो आगे की ओर बढ़ रही है। कैप्टन प्रीति चौधरी इसमें सल्यूट करती हुई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। कैप्टन प्रीति चौधरी सोर्ड ऑफ ऑनर अवार्डी है OTA मद्रास चेन्नई से। बहुत ही अच्छी ये कुशल अधिकारी है भारतीय सेना की। 2.5 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान हो, ये शिल्का प्रणाली उसको ध्वस्त कर सकती है। मानव रहित टोही विमान हो या हेलीकॉप्टर हो, शिल्का सिस्टम उसको ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। एयर अटैक जितना महत्वपूर्ण होता है, एयर डिफेंस उतना ही महत्वपूर्ण होता है, और ये जो शिल्का प्रणाली है उसी चीज को प्रदर्शित करिए। अब आसमान की तरफ निगाहें, क्योंकि अब फ्लाई पास्ट की भी बारी है, और जो तस्वीरें हम इस समय देख रहे हैं अपने जिन हेलीकॉप्टर्स को, वो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स हमारे जो इस समय आसमान से गुजर रहे हैं, और साथ में जो राजपथ है वहां से गुजरते हुए हमारे वीरों का मार्चिंग दस्ता इस समय शुरू हो चुका है। आदर्श वाक्य
जाट बलवान जय भगवान। जाट रेजिमेंट का है ये मार्चिंग दस्ता। बहुत ही वीर रणबांकुर रहे हैं, चाहे कारगिल की लड़ाई रही हो या 1965 या फिर इस समय ग्लेशियर और जम्मू कश्मीर श्वेता, या फिर उससे पहले की तरफ हम लिए चलें गौरव अपने सभी दर्शकों को, जब ब्रिटिश काल के समय सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को लेकर आना था जिसे लूट कर ले गए थे अफगानिस्तान, तो इन्हीं जाट योद्धाओं ने उसे वापस लाया था और उसे वापस रखा गया था यहाँ पर, यानी कि हमेशा हमेशा से इनकी वीरता रही है। और उसके ठीक पीछे अब जिस बैंड को हम देख रहे हैं वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पैरा रेजिमेंटल सेंटर, जाट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। हंसते गाते धुन बजा रहे हैं, हंसते गाते उनकी धुन। Regimental bands help soldiers to march in synchrony. गढ़वाल राइफल्स का दस्ता कैप्टन राजपूत। और अब गढ़वाल राइफल्स की बारी है। 17वीं बटालियन के कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आदर्श वाक्य बोल बद्री विशाल की जय, और उद्घोष अगर उनकी बात करें तो वही श्रीमद् भगवद गीता की पंक्ति युद्धाय कृत निश्चया हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। युद्ध में अगर प्राणांत हुआ, वीर गति पाई तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो धरती रूपी स्वर्ग पर राज करेंगे। जीत हमेशा योद्धा की होती है, इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो, निश्चय करो, युद्ध करो। और अब इनके ठीक पीछे आप महार रेजिमेंट के जवानों को देख सकते हैं। यश सिद्धि बोलो हिंदुस्तान की जय, ये इनका युद्ध घोष है। और ये जवान आगे बढ़ते हुए अब राजपथ की रौनक को बढ़ा रहे हैं। इस रेजिमेंट को जाट रेजिमेंट, उसके पीछे हमने गढ़वाल राइफल्स को देखा और अब महार रेजिमेंट के ये वीर राजपथ पर आगे बढ़ते हुए। परमवीर चक्र से सम्मानित ये रेजिमेंट। अच्छा, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया, और महार रेजिमेंट का जो गठन हुआ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सतत निरंतर प्रयास था कि महार रेजिमेंट आज हमारे पास है। और अब आपको धुन सुनाई दे रही है सरहद के रखवाले की। सरहद के इस रखवाले की धुन को बजाते हुए सिख रेजिमेंटल सेंटर, असम रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का ये संयुक्त बैंड दस्ता आगे बढ़ रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अभ्यास साल साल भर किया जाता है, तो अब समझिए कि अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स जब साथ आते हैं तो वो कैसा अभ्यास होगा। ये टीम इंडिया की छोटे छोटे नमूने आपके सामने हैं जो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। एक मार्चिंग दस्ता और उसके ठीक पीछे एक बैंड जो कि संयुक्त बैंड है अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स का। जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का इस समय मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने है। महाराजा गुलाब सिंह ने गठन किया था जम्मू और कश्मीर राइफल्स का, 1963 में पुनर्गठन हुआ था, और आदर्श वाक्य बोल दुर्गा माता की जय। जैकरिफ से ही कैप्टन विक्रम बत्रा थे जिनकी वीरता की कहानियां हम सब सुनते आ रहे हैं और न जाने कितनी पीढ़ियां सुनेंगी। जम्मू कश्मीर राइफल्स के ये जवान उसी शान को लेकर आगे बढ़ते हुए, और ठीक उसके पीछे वो इंजीनियर जिनकी हर युद्ध में अहम भूमिका होती है इन्फेंट्री की मदद करने में, इंजीनियर्स बंगाल सैपर्स का है ये मार्चिंग दस्ता इस समय सलामी मंच के सामने। एकता, सेवा, इल्म, दृढ़ता और शूरवीरता है इनका आदर्श वाक्य। और यूं तो बलिदान की बात होती ही है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बलिदान की धुन भी सुनाते हैं, क्योंकि ठीक बंगाल सैपर्स के पीछे जो बैंड आ रहा है, एक बार फिर एक संयुक्त बैंड है ये, जिसमें सिख लाइट यानी सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, उसके साथ लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर, आर्टिलरी सेंटर, ये सब एक साथ एक संयुक्त बैंड के जरिए आगे बढ़ रहे हैं बलिदान की धुन को बजाते हुए। इस धुन को भी हम सुनते चलते हैं, क्योंकि जब ये लहराते हुए जवान हमारे आगे उनके बैंड्स इस तरीके से धुन बजाते चलते हैं तो आपके कदम थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं।
और वीर मद्रासी इडकुल्लू इडकुल्लू के नारे के साथ मद्रास रेजिमेंट का ये अगला मार्चिंग दस्ता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप शुरू में सेना में नहीं भर्ती हो पाए तो क्या आप देश सेवा कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप प्रादेशिक सेना का हिस्सा बन सकते हैं और ये उसी प्रादेशिक सेना का मार्चिंग दस्ता है। आप 3 महीने के लिए या 5 वर्षों के लिए या फिर एक लंबे अंतराल के लिए प्रादेशिक सेना का हिस्सा बन सकते हैं। और अब नौसेना की बारी है। नौसेना का जो ब्रास बैंड है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। जब मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है तो हम अमूमन ये चर्चा करते हैं कि किसका बैंड जो है वो इस समय बेहतर और ज्यादा अच्छे धुन बजा रहा है। ये एक अच्छी सी प्रतिस्पर्धा है। तो मैं एडमिरल सिन्हा आपको जोड़ना चाहूंगी इस चर्चा में। और ये जो बैंड को, ब्रास बैंड को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या ख्याल आ रहे हैं इससे? बहुत अच्छा किया आपने इसकी चर्चा की श्वेता। करीब 25-26 साल लगातार इनको प्रथम पुरस्कार मिला, तो उसके बाद नौसेना ने कहा कि हमारा बहुत हो गया, अब किसी और को भी दे दीजिए। तो अब ये रोटेशनल होने लगा है, बारी बारी से सबको देते हैं ताकि सबका मनोबल बना रहे। क्योंकि न केवल ये बहुत अच्छे नाविक हैं, ये बहुत अच्छी मार्चिंग भी करते हैं। डिसिप्लिन नौसेना में बहुत ही अच्छा रहता है। नौसेना का मार्चिंग दस्ता पीछे आ रहा है और इसके बाद जो झांकी आ रही है, झांकियों का भी धीरे धीरे दौर शुरू हो रहा है। लेकिन जो झांकी आपके सामने आएगी वो दिखाएगी कि किस तरह 50 वर्ष पूर्व भारत ने पाकिस्तान को दो फाड़ किया था, कैसे बांग्लादेश का जन्म हुआ था और कैसे नौसेना की उसमें अहम भूमिका रही थी। एडमिरल सिन्हा, कराची 11 दिन तक धू धू करके जल रहा था। जी हाँ, वो भी हमारे सबसे छोटे जो मिसाइल बोट हैं, सबसे छोटे शिप जी कॉर्वेट जो है, उन्होंने हमला किया वहाँ पे। और दूसरी तरफ जो INS विक्रांत के जहाजों ने चिट्टागोंग और बाकी जितने बंदरगाह हैं उन सब पर इतना ज्यादा अटैक किया कि वहाँ से शिप का आना जाना बंद हो गया था। अब इसके ठीक पीछे यानी भारतीय नौसेना की जो ये झांकी हमें नजर आ रही है, न सिर्फ इस बार बांग्लादेश का ट्राई कंटिंजेंट है, बल्कि जो नौसेना की झांकी है उसमें भी पाकिस्तान को बहुत दर्द महसूस होगा। और मुझे लगता है कि जो नाम, जो हम नारी शक्ति की भी बात करते हैं और जब हम सैल्यूट करते हुए सलामी मंच की ओर उन सब चेहरों को देखते हैं गौरव, तो उसमें अलग ही गौरव है, अलग ही गर्व है। बिल्कुल, क्योंकि नारी शक्ति, देश की आधी आबादी और आधी से ज्यादा शक्ति, और ये बात तो सेना भी मानती है। अब तो एयर पावर में एयर मार्शल त्यागी, हम महिलाओं को देख रहे हैं। महिला फाइटर पायलट भावना कांत आज परेड पर होंगी और नारी शक्ति बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मतलब सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है बल्कि सचमुच में है। नहीं, नारी तो सबसे आगे रहेगी। यहाँ भी देख लीजिए नारी कितना नहीं, पर अभी तक जो भी फीडबैक है उसमें जितनी भी विमेन फाइटर पायलट्स हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं और इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और आगे भी युद्ध में भी ये बहुत योगदान देगी। तो वायुसेना की जो झांकी हम देख रहे हैं उसमें जो हमारी ताकत है वो भी, यानी एक मार्चिंग दस्ता वायुसेना का हम देख रहे हैं, वायुसेना का बैंड भी इस समय है और वायुसेना की झांकी भी है, जिसपे आप जो हिंदुस्तान की पहली महिला फाइटर पायलट उन्हें हम कह सकते हैं, भावना कांत, वो उस पर सवार हैं। और साथ ही जो अलग अलग मॉडल्स हैं, चाहे हमारे तेजस हो गए या फिर Su-30 हो गया, उन सबको वहां पर प्रदर्शित किया गया है। यानी जो हमारी मशीनें हैं वो भी, हमारे विमान हैं वो भी, और उन्हें चलाने वाले जो हाथ हैं, क्योंकि आप सबसे अच्छे से अच्छे विमानों को ले लें, जब तक उन्हें चलाने वालों के हाथों में, उनके कंधों में वो शक्ति नहीं होगी, तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास विश्व के सबसे उन्नत हथियार भी है और उन्हें चलाने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली हाथ भी। और वो मन जो कभी हार नहीं मानता, वो बहुत आवश्यक है और वो हम यहाँ देख भी रहे हैं। और इस समय इसकी जरूरत क्यों है? भारतीय वायुसेना की ये झांकी देखिए, जो मेड इन इंडिया का जो सपना है, मेक इन इंडिया का सपना, खासतौर पर सुरक्षा के क्षेत्र में, उसको दिखाता है। भारत जो कहता है वो करता है। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली लड़ाकू महिला पायलट जो राजपथ पर है। और दूसरी बात, तेजस, हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के मालवाहक हेलीकॉप्टर, सब मेड इन इंडिया। इसी वर्ष इस सरकार ने, इस वायुसेना ने 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस के लिए और एयर मार्शल त्यागी, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हथियार न केवल खुद बनाएं, निर्यात भी करें। आप जो देश अपने हथियार नहीं बना सकता है उसको दूसरे देश उतना महत्व नहीं देंगे। तो भारत ने जो तेजस में कामयाबी पाई है और इसके बाद में मल्टी रोल मीडियम एयरक्राफ्ट जो बनेंगे एमका, इन सब से भारत की वायुसेना और सैन्य शक्ति की गरिमा बढ़ती चली जाएगी। और भावना कंठ से मेरी मुलाकात जब हुई थी गौरव, और मैंने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं छोटी थी तो मैं आपको देखकर सोचती थी कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, और मैंने उन्हें कहा थैंक यू, आप नहीं बनी, क्योंकि आज हम गर्व कर रहे हैं एक फाइटर पायलट पर। हमको वैसे आप पर भी गर्व है, आपकी पत्रकारिता पर भी गर्व है, लेकिन हमें भावना कांठ पर भी और एक फाइटर पायलट पर गर्व है। और मेड इन इंडिया का वो सपना भारतीय नौसेना के लिए कितना आवश्यक है। डीआरडीओ की ये झांकी देखिए, रक्षा अनुसंधान की झांकी, और एडमिरल सिन्हा बहुत आवश्यक है। एलसीए नेवल वर्जन केवल 90 मीटर रनवे है और शॉर्ट टेक ऑफ 145 मीटर का रनवे। वो एक पहली बार ऐसा हुआ है जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर पे भारत का बना हुआ विमान भारतीय पायलट के हाथों से, जैसे सक्षम हाथों की चर्चा कर रही थी श्वेता जी, तो वो जो है उनको जो इतना गर्व हुआ। जयदीप मौलंकर मेरे स्टूडेंट थे, इतने खुश थे कि उन्होंने जो तस्वीरें भेजी, बड़ा मजा आ गया देखकर। और इसके साथ ही इसके पीछे चूंकि डीआरडीओ की जो पूरी झांकियां निकल रही हैं, इसमें स्वदेशीकरण और किस तरीके से हम खुद सशक्त और सक्षम हैं उसकी बात हो रही है। तो जनरल सहाय, मैं जो टैंक रोधी मिसाइलें हैं उनकी बात आपसे पूछना चाहूंगी। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को जो दिखाया जा रहा है, ये किस तरीके से हमें ताकतवर कर रहे हैं? और देखिए, टैंक और एंटी टैंक मिसाइल्स की ये होड़ लगी रहती है कि जब दुश्मन टैंक से अटैक करता है, हमारे पास ऐसे औजार होने चाहिए, ऐसे वेपन होने चाहिए ताकि दुश्मन के टैंकों को बिल्कुल नकार दे। और एंटी टैंक मिसाइल इस प्रकार के बनाए गए हैं डीआरडीओ में और हमारे सक्षमता से कि वो कोई भी टैंक जो हमारे एरियाज में है साउथ एशिया में, वो उनको धाराशायी कर सकती है। थर्ड जनरेशन नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत ही अहम ये हथियार प्रणाली है। मैन पोर्टेबल ATGMs भी बनाए जा रहे हैं जो सिपाही अपने कंधे पर रखे और टैंक को ध्वस्त कर दे। यही नहीं, पाकिस्तान के बंकरों को ध्वस्त करने में इनकी अहम भूमिका रही है नियंत्रण रेखा पर भी। और अब अर्धसैनिक बलों की बारी है। आप इस समय कोस्ट गार्ड्स का मार्चिंग दस्ता इस समय देख रहे हैं, यानी भारत के जो तटीय सरहदें हैं और ये बहुत लंबा दायरा है, उस सब पर तैनात रहते हैं हमारे ये तट रक्षक बल का ये मार्चिंग दस्ता। इनको न सिर्फ एक तरह से पहली वार्निंग के तौर पर ये काम करते हैं, बल्कि नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स वगैरह जो स्मगल करके कोशिश की जाती है कि भारत की सरहदों में लाकर, और वो बहुत बड़े दुश्मन होते हैं हमारे, उन्हें किस तरीके से उनकी हदों में रखना है, उन्हें किस तरीके से उन पर गिरफ्त मजबूत रखनी है, उसका ख्याल रखते हैं हमारे ये तट रक्षक। देश के हम हैं रक्षक। बैंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या किसी भी विषम परिस्थिति में पुलिस की सहायता हो, ये वो वीर हैं जो सबसे आगे खड़े रहते हैं सीना तान के। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय, ये इनका उद्घोष है। और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ही नहीं, जबकि अपने बारे में ये मजाक में हमेशा कहते हैं कि हम परमानेंटली डिप्लॉयड पुलिस फोर्स है, यानी कि वैसे तो रिजर्व होना था, लेकिन आपको हर जगह, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की शक्ल में हो या फिर सीआरपीएफ के आम दस्ते, जो कि चुनावों के समय में किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में वो चुनाव हो पाए, उसका ख्याल रखते हुए सीआरपीएफ के हमारे जवान। इस बल को कई सम्मान प्राप्त हुए, चाहे जम्मू और कश्मीर हो, चाहे आतंकवाद से लड़ाई, चाहे माओवाद से लड़ाई, चाहे किसी कठिन परिस्थिति में पुलिस की मदद, सीआरपीएफ हमेशा सीना ताने, हमेशा सबसे पहले। और ठीक उसके पीछे श्वेता, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, अहम भूमिका। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे शौर्य की, संगीत की, इन वीरों यानी दो कीर्ति चक्र,
6 शौर्य चक्र आईटीबीपी के जवान हासिल कर चुके हैं और इनकी जो सामान्य ड्यूटी भी होती है हजारों फीट की ऊंचाई पर होती है, यानी 17,000 से लेकर 22,000 फीट की ऊंचाइयां। जब गर्मी के दिनों में हम उस तपन को महसूस भी करते हैं, ये उन बर्फीली हवाओं को ही झेल रहे होते हैं। कहीं ना कहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस ये जो कि इस समय भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इनकी भूमिका बहुत अहम है। इसीलिए जब ये आगे बढ़ रहे हैं, ये जो दस्ता आगे बढ़ रहा है, ये लहराते हुए ये कह रहा है कि बहुत चिंता मत करिए, हम हैं ना। और दिल्ली पुलिस का ये मार्चिंग दस्ता असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अक्षत कौशल आईपीएस, हालांकि इस समय तो आप दिल्ली पुलिस को राजपथ पर देख रहे हैं, 2 घंटे बाद आप दिल्ली की हर सड़क पर दिल्ली पुलिस को देखेंगे, क्योंकि मार्चिंग के अलावा दिल्ली पुलिस के लिए आज की चुनौती बहुत बड़ी है। अलग अलग बॉर्डर्स पर राजधानी दिल्ली की, जहां उन्हें यह देखना है कि देश के दुश्मनों के मंसूबे कहीं सफल ना हो जाए और जो किसान ट्रैक्टर परेड है वो शांतिपूर्वक तरीके से निकल जाए। श्वेता, और पहली बार नहीं है, बल्कि 26 जनवरी पिछली बार भी जब सीएए और दिल्ली में दंगे की स्थिति बनी हुई थी, तब दिल्ली पुलिस के ये जवान और सीआरपीएफ भी, उस समय तो सीआरपीएफ की जो डेयर डेविल महिलाएं थी उन्होंने भी ये कहा था कि सुबह में प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद ड्यूटी पर जाकर कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं, आम लोग, वो नियंत्रण में रहे। तो इनकी ड्यूटी का वो भी हिस्सा होता है कि आप परेड भी कर रहे हैं और उसके बाद फौरन अपनी ड्यूटी के लिए आप तैयार भी हो जाइए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अक्षत कौशल आईपीएस। लेकिन इसके पीछे गौरव जिसका सबको बहुत इंतजार रहता है वो ये कि मार्चिंग दस्ते तो निकल गए, लेकिन कदम ताल जब बाकी करने वाले हैं तो वो कैसा होगा। जी, हम बात कर रहे हैं ऊंट सवार दस्तों की, और ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, जो अब से कुछ ही क्षणों में आप सलामी मंच के सामने देखेंगे। रेगिस्तान का जहाज, ये ऊंट किस तरह से राजस्थान की सीमा और गुजरात से सटी सीमा पर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। सीमा सुरक्षा बल डिप्टी कमांडेंट घनश्याम सिंह का नेतृत्व। ये देखिए आ गए इठलाते हुए ये सारे ऊंट। इन सब की जो उम्र होती है वो लगभग 5 साल की उम्र होती है और ये युवा ऊंटों को तैयार किया जाता है, पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि अनुशासित रहकर इतनी सज धज कर आगे बढ़ना। और इनके एक तरह का सेरेमोनियल यूनिफॉर्म नहीं है, अगर जो इनके जो सवार हैं उनके यूनिफॉर्म होते हैं, उससे ज्यादा तरह के इनके पास सेरेमोनियल यूनिफॉर्म होते हैं, हर एक वक्त के लिए, हर एक समारोह के लिए बिल्कुल अलग। और देखिए ये जो जवान इस पर सवार हैं वो भी 6-6 फीट के रहते हैं और सबको एक तरह की मूछें रखनी होती हैं, ताकि जब ऊंटों पर सवार होकर निकले तो दुश्मन के दिल हिल जाए। बस इन्हें देखकर ही बहुत सारी बातें हुई कि इन ऊंटों को हटाकर और जो सैंड स्कूटर्स हैं वो रखे जाएं, लेकिन अब समानांतर दोनों को रखा जाता है। और भारत की सीमाओं पर आप खासकर जो राजस्थान की जो पूरी वो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर आप ऊंटों को आज भी बीएसएफ के साथ देख लेंगे। और संगीत की अहम भूमिका है सेनाओं में मनोबल बढ़ाने में। जब भी आप लंबा मार्च पर जाते हैं तो संगीत सुनते हुए जाते हैं, जब आप कभी बीमार होते हैं तो अस्पताल में भी संगीत आपका मनोबल बढ़ाता है, जब आप घायल हो जाते हैं युद्ध में तो यही संगीत एक बार फिर आपको उठकर युद्ध करने की प्रेरणा देता है। संगीत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ के जवान ये न सिर्फ राष्ट्रीयता के रंगों से मन में रखते हुए बल्कि उनके एक एक कदम के साथ आपको ये उद्घोष हवाओं में सुनाई दे जाएगा। एक तरफ इंडिया गेट जिस ओर बढ़ रहे हैं ये सभी मार्चिंग दस्ते, और उनके जरिए यह अद्भुत नजारा कीजिए आगे बढ़ते हुए उन मार्चिंग कंटिंजेंट्स का। एक एक करके सेना के सभी कंटिंजेंट्स आगे बढ़े हैं, उसके पीछे जो सीएपीएफ की टुकड़ियां हैं वो आगे बढ़ी। और अब बारी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे ब्लैक कैट कमांडोज। आप ब्लैक कैट कमांडोज को देखते हैं। 26/11 का आतंकी हमला हो, जब 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था तो अपनी जान जोखिम में डालकर यही कमांडोज आगे बढ़े थे। उन पाकिस्तानी दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादियों को इन्होंने पूरी तरह से
नेस्त नाबूद कर दिया था। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज आगे बढ़ते हैं। इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने सलामी देते हुए ये मार्च नहीं करते, ये दौड़ते हैं। क्विक मार्च इन एनएसजी कमांडोज का हालांकि 2017 में ही पहली बार ये राजपथ पर हिस्सा बने थे और उसके बाद आप एक बार फिर इन्हें देख रहे हैं। अभी कोहरा छंट चुका है, वरना इनकी जो ये यूनिफॉर्म है ये उस कोहरे को चीरते हुए भी विश्वास दिलाती है कि एनएसजी कमांडोज जब तक है तब तक आतंक का नाश होते रहेगा। और उनके ठीक पीछे जो आप प्रदर्शनी उनकी उन तमाम उपकरणों के भी देख रहे हैं, क्योंकि ये एक अर्बन एरिया में, ये शहरों में अगर आतंकी हमला इस तरह का होता है वहां पर ऑपरेट करते हैं तो जिस तरह के उपकरण इनके पास हैं वो और कितने घातक हो जाते हैं। या तो आपकी जो एंटी टेरर इनके व्हीकल्स रहते हैं, या फिर ये सीढ़ियां जो किसी भी ऊंचाई तक इन्हें पहुंचाने में सक्षम रहती है, या फिर एंटी हाईजैकिंग इनकी वो गाड़ी जिसकी नुमाइश करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इनका आदर्श वाक्य, और केवल शब्दों में नहीं, इन्होंने तो अपने कर्मों से कर दिखाया है, देश को सुरक्षित रखा है। राजधानी दिल्ली की जो वीवीआईपी, दिल्ली का वीवीआईपी जोन है, उसकी सुरक्षा में भी अहम भूमिका इनकी हर रोज रहती है। और 26/11 के आतंकी हमलों के बाद देश के अलग अलग जगहों पर इनके हब्स बना दिए गए हैं ताकि हर बार दिल्ली से ना ले जाना पड़े इन वीर योद्धाओं को। आज की तारीख में आतंकवाद में हमने देखा है कि किस तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की जाती है। तो देश में जो इकलौता एंटी हाईजैकिंग दस्ता है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ही है, लेकिन अब देश के भविष्य की भी बारी है। और इसीलिए पीछे, ठीक पीछे एनएसजी की झांकी के जो आ रहे हैं वो हैं एनसीसी के कैडेट्स। ये 100 कैडेट्स हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में जो एनसीसी के कैडेट्स शामिल होना चाहते हैं, सी सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, और इसमें जो कैडेट्स 26 जनवरी की परेड में भाग लेते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। देखिए इनकी ये चटक चाल, और क्या मुस्तैदी से खड़े होकर स्मृति ईरानी अभिनंदन कर रही हैं इस समय इस मार्चिंग कंटिंजेंट का, जब उन्होंने राष्ट्रपति को सलामी दी। नायब सूबेदार जीजे बीनू के साथ जो हम सेना का बैंड देख रहे हैं अब, चूंकि एनसीसी का दस्ता, उसके ठीक पीछे आप सेना का ये बैंड देख रहे हैं और इसके पीछे एनसीसी की छात्राएं आएंगी। और जनरल सहाय, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश के भविष्य को जब हम यहाँ पर देखते हैं ये कितना स्वर्णिम संकेत होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नई पीढ़ी है जो आगे चल के देश को संभालेंगी और देश को आगे लेके जाएंगी। ये प्रोत्साहन निकला है कि जो बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं देखें और ज्वाइन कीजिएगा। एनसीसी एक बड़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मैं देखता हूँ बहुत सारे जवान लोग स्कूलों और कॉलेजों में आजकल मेरे विचार से एनसीसी में ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। रोमांच जो जीवन का है वो एनसीसी कैडेट्स, चाहे वो विमान उड़ाना हो, ग्लाइडर उड़ाना हो, या रिवर राफ्टिंग करनी हो, या माउंटेन क्लाइंबिंग करनी हो, इनको बहुत अनुभव भी होता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव। मैंने भी अपने कॉलेज डेज में ग्लाइडर उड़ाया एयरविंग में रहकर, और उससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि मुझे फ्लाइंग ही ज्वाइन करना है और फाइटर फ्लाइंग ही ज्वाइन करना है। और आप नौसेना में होते हुए भी फाइटर पायलट बने। ये तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी जिंदगी मिले तो ऐसे ही जीना पसंद करूंगा। वाह, यही सोच है हिंदुस्तान में सबकी, जिस कारण हम इतने शक्तिशाली हैं। अब देखिए ये एनएसएस का मार्चिंग दस्ता आपको नजर आ रहा है, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं नहीं आप, ये इनका सिद्धांत है, ये इनका फलसफा है। उसके साथ ही ये आगे बढ़ रहे हैं इस समय राजपथ पर, एक एक करके ये सभी मार्चिंग दस्ते, जिसमें एनएसएस का दस्ता और सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड इस समय आप देख रहे हैं। सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड जो कि बजा रहा है धुन अल्मोड़ा की। तो देखिए ना, राजपथ पर ही हम पहाड़ों में लिए चलते हैं, आपको सुनते हैं धुन अल्मोड़ा। राजपथ पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दस्ते एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं।
39 दूरी GTC देखिए। यानी कि गुरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार मेजर तंग बहादुर राणा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और गौरव, जो आप दूरी के बारे में कह रहे हैं, देखिए ना, आमतौर से 144 सिपाही होते हैं कंटिंजेंट में, इस बार 96 हैं, दूरी बनाए हुए हैं। 12x12 के बजाय 12x9 का कंटिंजेंट आ रहा है। सारे जहां से अच्छा जो धुन हम सुनते हैं तो अपने आप वो जोश, वो जज्बा हम सब में भर जाता है, वो रोमांच आ जाता है। और एक नए भारत की तस्वीर के बारे में बता रही है अब श्वेता। इंडिया गेट के एक ओर से अगर आप इस पूरी परेड को देखें तो आप देखेंगे कि मार्चिंग दस्तों के पीछे अब राज्य की झांकियां आ रही हैं। और ये देखिए, इसी झांकी के साथ इतिहास रच दिया गया है। लद्दाख की ये झांकी जो इतने सालों से ये कह रहा था कि हमारी अलग पहचान है, विशिष्ट पहचान है, अब यूनियन टेरिटरी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत रोना रोया धारा 370 के हटने का, लेकिन ये राज्य जिस तरह का जश्न मनाता है वो अपने आप में बताता है कि ये जरूरी था या नहीं। वहां पर जिस तरीके से अब पर्यटन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, ये लद्दाख की थिक्से मॉनेस्ट्री को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उनकी संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। और उसके जरिए आपको निमंत्रण दे रहा है लद्दाख कि आइए आप भी वहां पर। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। और आप देख रहे हैं कि सांसद हो, वहां के नेता हो, वहां के सब खड़े होकर अभिनंदन कर रहे हैं। पहली बार झांकी आप देख रहे हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। और भविष्य का भारत का जो मुकुट है लद्दाख, उसमें हम देख रहे हैं। और अमित शाह को, अगर आप गृह मंत्री अमित शाह को तालियां बजाते देख रहे थे तो ये गुजरात की झांकी आ रही है अब हमारे सामने। और वहां का जो शोर टेम्पल है, वो सूर्य मंदिर, माफ कीजिएगा, सूर्य मंदिर जो है मोढेरा का, उसे प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। साथ ही पारंपरिक नृत्य है। तो अभी आप अलग अलग राज्यों की जो झांकियां निकलेंगी उसमें एक एक करके वहां की संस्कृति को, वहां के मंदिरों को, वहां के आध्यात्मिक स्थलों को खूब देख पाएंगे। और हमारा देश देखिए कितना सुंदर, कितना विशाल, कि एक तरफ उड़ीसा के कोणार्क में है सूर्य मंदिर और देश के दूसरे छोर पे गुजरात में है सूर्य मंदिर। और वही शैली, वही परंपरा, वही सुंदरता गुजरात में जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क से भी पहले का है। देखिए ये नृत्य और सूर्य देव की आराधना। ये जो लोक नृत्य है ये टिप्पणी लोक नृत्य है। यूं तो बहुत तरह के नृत्य से आप परिचित होंगे जो गुजरात के, लेकिन ये नृत्य थोड़ा सा फर्क और अलग अलग हिस्सों में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए, जैसे वाणी और पानी बदलता है हमारे यहाँ, वैसे ही नृत्य की शैली भी बदल जाती है। तो गुजरात में सूर्य मंदिर के सामने ये टिप्पणी शैली में नृत्य कर रही हैं महिलाएं और गणतंत्र का उत्सव अपने पारंपरिक अंदाज में मना रही हैं। लेकिन श्वेता, अब चाय पीने का समय हो गया है और चाय हम पिएंगे असम की चाय। और असम की चाय पूरे विश्व में किस तरह से अपना नाम कर रही है वो दिखाया गया है इस झांकी में। असम राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है चाय की खेती और ये चाय बागान। और सदियों से, एक लंबे समय से इस चाय का आनंद लिया है न पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने। और चाय के साथ साथ जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए सिंगल हॉर्न राइनो जो आपको इस समय नजर आ रहा है तस्वीरों में, और नृत्य करती हुई जो चाय की पत्तियां भी तोड़ रही हैं, उसे इकट्ठा कर रही हैं वो महिलाएं। ऐसा लगता है मानो सचमुच में असम में आप इस समय हो। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही एहसास होता है, यानी कि हमने उत्तर से शुरुआत की लद्दाख, लेकिन देखिए पूर्वोत्तर तक हम चले आए हैं। और एक एक राज्य का जो ये नजारा होता है और अपने तरह से वो जो निमंत्रण आपको देता है वहां पर आने का, वो अपने आप में अद्वितीय है। चलिए अब आप उड़ीसा से मैं आपको लिए चलता हूँ तमिलनाडु। पल्लव वंश और राजवंश जिसने लगभग 600 वर्षों तक राज किया इस समुद्र तटीय क्षेत्र में। आनंद लीजिए धरोहर का, ऐतिहासिक धरोहर। तो ये जो आप परिसर देख रहे हैं इसमें दरअसल अलग अलग धर्म स्थान है। 2 भगवान शिव के हैं, एक भगवान विष्णु का है और उसे यहाँ पर, वरना आप कितना आप लोग दुनिया में भ्रमण की बात करते हैं लेकिन आप देश कितना देख पाते हैं। तो ये इन झांकियों को देखकर ये अपने मन में सवाल भी उठता है
कि इन हिस्सों को देखा है या नहीं देखा है। पल्लव राजवंश का जो ये मंदिर है समुद्र के तट पर, बेहद खूबसूरत। और जब से कूटनीति दिल्ली के रास्ते दूसरी जगहों पर पहुंची है, अब कम से कम एक एक करके उन जगहों का नजारा भी हो जाता है गौरव। और हमारा देश न केवल इतना विशाल है बल्कि इतना भव्य है, कितनी सुंदर यहाँ की परंपराएं हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के संतों ने ये तस्वीर देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम के साथ, कि आप कर्मकांड से दूर निकले, भाईचारे की आप में भावना हो, यही ये संकेत है इस झांकी में। उत्साहित हो गए महाराष्ट्र की झांकी देखकर। गौरव का अपना राज्य, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तरह प्रेरणादायक है, जिस तरह उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिस तरह उन्होंने एक नए भारत का निर्माण किया, सब हम न केवल इस झांकी में बल्कि उनके जीवन से सीखते हैं। Bhakti Bhav in display on Rajpath in more ways than one. The middle part of the tableau depicts the historic meeting between Sant Tukaram Maharaj and Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this meeting is seen as the convergence of Bhakti and Shakti. Moving on. और अब देखिए देवभूमि उत्तराखंड आपको ले चलते हैं, दिल्ली में ही रहते हुए या फिर जहां जहां आप अपने घरों में हैं। ये कस्तूरी मृग और उसके पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो केदार खंड की बात है वहां पर, यानी गंगा और यमुना की जो धरती है उत्तराखंड, वहां पर ये केदार खंड, शिव जी का वास, और सामने वो कस्तूरी मृग, साथ में ये पारंपरिक नृत्य उत्तराखंड का। वीराने में तपता योगी कौन है, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। The rear portion of the tableau जो राज्य पक्षी मोनाल है और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये जो ऊंचे हिमालय के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं और अपने आप में ये उत्तराखंड की पहचान से भी जुड़े हुए हैं। और देखिए ना, टीवी पर ही भगवान केदार के दर्शन हो गए। शक्ति देते हैं भगवान केदार, और समृद्धि और शांति। राजपथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और उसके दर्शन आपने राजपथ के जरिए आज कर लिए हैं, क्योंकि श्रद्धा वही रहती है। उत्तराखंड की झांकी आगे बढ़ रही है और उसके ठीक पीछे जो झांकी अब हमारे सामने आने वाली है वो है छत्तीसगढ़ की, और वहां की जनजाति की जो झलक आप इस झांकी के जरिए देख रहे हैं वो आपके सामने दर्शाए गए हैं। जो लोकगीत संगीत में जो वाद्य यंत्र वहां पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रदर्शित किया गया है। बीच का हिस्सा आप देख लेंगे, और साथ में जो लोक नर्तक हैं वो ऐसे ही नृत्य करते हुए पूरा झूमते गाते पूरे उत्साह के साथ पूरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये तुहरी है, तुहरी वाद्य यंत्र। बस्तर का जो गौड़ नृत्य होता है उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की इस झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है, और अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य भाग में आपको पंजाब के दर्शन कराते हैं। कर रहा है, संबोधित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है। पंजाब की झांकी, और एक बार फिर अब आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की झांकी पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, दर्शक और जिसमें उपस्थित अब हम आपको पंजाब की झांकी दिखा रहे हैं। अपने इतिहास को जानिए, अपने देश को जानिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, हिंद दी चादर कहते थे गुरु तेग बहादुर को। आज अगर आप अपनी मान्यताओं को, अपने धर्म को मान पा रहे हैं तो सर्वोच्च बलिदान दिया गुरु तेग बहादुर ने। कश्मीर के हिंदू उनके पास गए थे, औरंगजेब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था, गुरु तेग बहादुर ने अपना गला कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुरुद्वारा रकाबगंज है आज, जहां राजधानी दिल्ली में, लेकिन वो अडिग रहे अपने शब्दों पर
और उन्होंने न केवल धर्म परिवर्तन नहीं किया, औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा। इसीलिए अगर आज इस झांकी के एक हिस्से में आप पालकी साहिब देख रहे हैं तो गुरुद्वारा रकाबगंज भी आप देख पा रहे हैं। सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण थे इनके लिए और बेखौफ योद्धा थे, किसी बात का डर नहीं था। आज उन सिद्धांतों से सीखते हुए हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। आज हर एक गुरु हमारे, हर एक वीर हमारे जो सिद्धांत हमें देते हैं, उसी का समावेश हम सबका व्यक्तित्व भी होना चाहिए। ये एक एक झांकी हमें बताती हुई आगे बढ़ रही है। पंजाब की झांकी आगे बढ़ चुकी है और अब बारी है त्रिपुरा की, यानी एक बार फिर हम आपको पूर्वोत्तर की ओर लिए चलेंगे। त्रिपुरा भी आपको निमंत्रण दे रहा है अपनी इस झांकी के साथ, और त्रिपुरा भी आपसे कह रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आत्मनिर्भर पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए। देखिए ये झांकी। तो बांस का जो काम होता है बहुत उसकी अच्छी छोटी छोटी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और ये जो नृत्य है ये भी अगर आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो इसे बांस नृत्य ही कहा जाता है। वैसे खैरल इंकन के नाम से ये ज्यादा मशहूर है। लिबांग नृत्य की सांस्कृतिक परंपरा से बांस नृत्य जो है, बांस का जो महत्व है वो भी अपने आप में और बढ़ जाता है। और इसीलिए देखिए तिरंगा पीछे आपको लहराता दूर आसमान में नजर आता है और उसके सामने एक एक करके जब एक एक राज्य आगे बढ़ते हैं, India is moving forth on the बहुत wheels बड़ा of संदेश change. देते हुए। The tableau from West और Bengal अगली झांकी जिसमें आप एक बालिका को पढ़ते हुए देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की झांकी है। सबूत साथी परिवर्तन के पहिए बहुत आवश्यक है। आप बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और शिक्षा से हो सशक्तिकरण दिखाया गया है कलम, दवात और पुस्तकों के जरिए हरित मित्र थीम पर आधारित। लेकिन चूंकि बंगाल में इसी साल चुनाव भी होने हैं, बस कुछ दिनों की बात रह गई है, तो मुझे लगता है गौरव इस बार कहीं इस पर थोड़ी सी राजनीति न हो जाए, क्योंकि ये सबूत साथी जो प्रोग्राम है 2015 से शुरू किया गया जिसके तहत बच्चों को ये फ्री साइकिल बांटी गई थी, तो एक योजना ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है बनिस्पत बंगाल की, पश्चिम बंगाल की संस्कृति के। लेकिन साथ साथ में आप वो तस्वीरें भी देख लेंगे पश्चिम बंगाल की जो झांकी के दोनों तरफ उकेरी गई है। तो एक तरफ शिक्षा की बात है, साथ में एक साइकिल के जरिए एक योजना का संदेश भी दे दिया गया है और पश्चिम बंगाल की संस्कृति को उन तस्वीरों के जरिए भी प्रस्तुत किया जा रहा है। परिवर्तन के पहिए इसे नाम दिया गया है, सबूत साथी परिवर्तन के पहिए। और अब इसके ठीक पीछे गौरव मेरे सबसे पसंदीदा जगहों में से एक सिक्किम, खूबसूरती ऐसी जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। अगर इसकी राजधानी को हम देख लें गैंगटॉक, तो वो सबसे स्वच्छ शहर की बाजी हर बार मार ले जाती है। वो सड़कें इतनी साफ है और वो लोगों की आदतों की वजह से है, लेकिन यहाँ की संस्कृति को इसमें प्रदर्शित किया गया। सिक्किम की रक्षा के लिए पर्वत की पूजा, पर्यावरण को किस तरह से बचाने की आवश्यकता है और पर्यावरण से किस तरह लोगों की मदद होती है। देखिए ना, पर्वत देवता की पूजा का पर यह आधारित है सिक्किम की झांकी। पंग लहबसोल त्योहार इस समय मनाया जा रहा है। यहाँ पर 15 दिन तक ये मनाया जाता है। अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले सप्ताह में 15वें दिन मनाया जाता है ये त्योहार। भिक्षुओं को, लामाओं को रस्मों, प्रार्थनाओं और रोमांचक नृत्य प्रदर्शन के साथ और अब देखिए परिपूर्ण किया जाता है। सब अपनी जगहों पर अगर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं तो उसकी कोई खास वजह होगी। जो झांकी अब हमारे सामने है वो उत्तर प्रदेश की झांकी है और वहां पर ये देखिए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो होगा, लेकिन उसको यहाँ पर एक झांकी के स्वरूप में दर्शन के लिए राजपथ पर ले आया गया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की झांकी, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, आप उसे देखिए। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश।
धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि कहीं पर भी इसमें ये कहा नहीं गया है पूरे उसमें कि ये राम मंदिर निर्मित राम मंदिर दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उसका एक एक हिस्सा अगर देखेंगे, एक तरफ दीपों का प्रज्वलन और बहुत सारे प्रसंगों का चित्रण, तो उससे सब स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अब दिल्ली की बारी है गौरव। जी हाँ, राजधानी दिल्ली शाहजहानाबाद का पुनर्विकास ये दिखा रही है ये झांकी। चांदनी चौक का ये जो पूरा इलाका था, वहां पर बहुत संकरी गलियां और बिजली की लटकी हुई तारें, तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहा कि किस तरीके से जो देश की राजधानी है वो कम से कम एक ऐसी तस्वीर पेश करे, भले ही उस विरासत को हम उसी अंदाज में रखें, लेकिन साथ में लोगों के लिए दिक्कतें न हो, तो उसे प्रदर्शित किया गया है कि कैसे पुनर्वास किया गया। यहाँ पर आप चटपटी चीजें बेचते हुए लोगों को उन खाने वाली गलियों में देख सकते हैं, साइकिल किस तरह से लोग चला सकते हैं, अब वहां पर कैसे उसका पुनर्विकास किया गया है, उस पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण किया गया है। आप जो जैन मंदिर है वहां से लेकर आप दिल्ली की शाहजहानाबाद वाली तस्वीर, उस हिस्से को देख सकते हैं यहाँ। और इतिहास की पुस्तकों में भले ही आपने विजयनगर के साम्राज्य के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में बहुत ज्यादा संभवतः अब तक ना पढ़ा हो, आने वाले समय में उम्मीद यही कि आप पढ़ेंगे, लेकिन विजयनगर का साम्राज्य, कर्नाटक का स्वर्णिम युग किस तरह से था ये आप देखिए। और इस झांकी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से संकट मोचन हनुमान जी, उनका जन्म यही कर्नाटक में था। विजयनगर का एम्पायर, वो स्वर्णिम युग भारत का, इस झांकी में देखिए कृष्णदेव राय का साम्राज्य। किष्किंधा के पर्वत हैं, उनके साथ हनुमान जी तो जुड़े ही रहे, लेकिन हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसे अलग अलग राज्य कहते हैं कि हनुमान जी तो हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो है यहीं पर मातंगा पर्वत, जहाँ पर हनुमान जी के जन्म की मान्यता है। तो सारी चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए कर्नाटक की ये जो झांकी है वो आगे बढ़ रही है। हम्पी जो है वो विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। और ऐसे ही करते हुए देखिए कर्नाटक की झांकी आगे बढ़ी, अब बारी है केरल की। केरल का कोयर ये दिखाया गया है। केरल की झांकी में अगर हम नारियल की बात करें या नारियल से जो उसके पदार्थ निकलते हैं, उससे केरल की जो इकोनॉमी है, कितना बड़ा योगदान है नारियल का, कोयर को दिखाया गया है इस झांकी में। आनंद लीजिए। केरल राज्य की इस झांकी में महिला ये जो कथकली का नृत्य हो रहा है उसके जरिए कीचक वध को दिखाया जा रहा है। कथकली नृत्य ये आप वहां पर एक विशाल नारियल भी देख सकते हैं, उसके साथ मास्क पहनकर जितने भी लोग इस झांकी का हिस्सा हैं वो सब इस पर सवार हैं। तो भले ही जो कोविड का पहला जो मामला आया वो केरल राज्य से आया था, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी और अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो एक तरह से उन सारी सावधानियों को बरतते हुए तो नारियल भी दिखा रहे हैं, जो हम पहचान से लेकर खाने से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर चीज से जोड़ सकते हैं उसे। और ये पूरी केरल की झांकी उस स्वरूप में। लेकिन अब इसके पीछे जो अब आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश की झांकी देख रहे हैं और एक तरह से उसकी अगुवाई कर रहे हैं नंदी जी। भगवान शिव का वाहन नंदी और लेपाक्षी कला, बड़ी बड़ी चट्टानों पर किस तरह से उकेर दिया जाता है हमारी संस्कृति को, हमारी कला को। देखिए इस झांकी में नंदी का सबसे बड़ा रूपांतर आप यही देखेंगे इस लेपाक्षी स्थापत्य कला में। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर, जो लेपाक्षी मंदिर है उसमें विजयनगर राज्य के कई राजाओं के जो चित्र हैं उन्हें भी चित्रित किया गया है। और ये संपूर्ण झांकी एक तरह से इतिहास को आपके सामने पेश करते हुए आगे बढ़ती है। इतिहास के साथ साथ जरूरी है कि हम उन
उन बातों को न सिर्फ याद रखें बल्कि उनमें से जो अच्छा है उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़े। इसीलिए इतिहास भी है, परंपरा है, तो संस्कार भी है और उन सब की प्रदर्शनी इन झांकियों में। अब अरुणाचल प्रदेश की बारी आ जाती है, यानी कि हम देश के अलग अलग हिस्सों को, हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर एक हिस्से की बात करते हैं, तो अब अरुणाचल प्रदेश की भी बात होना बहुत जरूरी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि भारत की सीमा में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और ये झांकी ईस्ट मीट्स वेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य और उसमें 26 जनजातियां, सबसे पूर्व की जनजाति जब सबसे पश्चिम की जनजाति से मिलती है तो वो मिलन दिखाया गया है इस झांकी में। राज्यों की झांकियों की बारी अब पूरी हो रही है, एक एक करके सारी झांकियां यहां से निकल रही हैं और अब डिजिटल क्रांति की बारी आ रही है, आत्मनिर्भर भारत की बारी आ रही है। ये सारे राज्यों की झांकियां जैसे जैसे एक एक करके आगे बढ़ रही हैं, वो हिंदुस्तान की पुरातन सभ्यता से लेकर परंपरा सारी चीजों को प्रदर्शित कर रही थी। लेकिन अब वर्तमान की बारी है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये जो प्रदर्शनी है, जिसमें एक रोबोट को प्रदर्शित किया गया है, ये बताने के लिए कि वर्तमान के हिंदुस्तान की ताकत क्या है और क्या क्या करने की क्षमता रखते हैं हम। आत्मनिर्भर भारत केवल एक वाक्य, एक नारा न हो, बल्कि उसे जज्ब कैसे करे पूरा का पूरा देश। क्योंकि आपने भारत की सांस्कृतिक विरासत देखी, आपने आज का भारत देखा और ये झांकी आपको भविष्य का भारत दिखा रही है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। कोविड के इस समय में आरोग्य सेतु ऐप आपके, हमारे, हम सबके टेलीफोन, मोबाइल फोन में है, उसने किस तरह से मदद की और शिक्षा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कितनी अहम भूमिका है। जब तक आप स्कूल नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही है इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक 3D मॉडल के जरिए प्रदर्शित किया गया। लेकिन अब देखिए, ये हमारे देश के हाथ हैं, ये हमारे मजदूर हैं, ये श्रम मंत्रालय की झांकी है जो आगे बढ़ रही है, ये बताते हुए कि देश का निर्माण करने वाले वो हाथ कैसे हैं। कोविड के काल में बहुत अधिक सहा हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे इन भाइयों ने, हमारे साथियों ने, लेकिन अब बारी है कि वो पुनर्निर्माण हो। वो जो उद्योग बंद पड़े थे वो दोबारा उसी रफ्तार से काम कर सकें, ताकि देश की श्रम शक्ति, जिसने हमारे देश में हर हिस्से को, अगर हम किसी भी बिल्डिंग को देख लें, किसी भी चीज को देख लें, तो उसमें इन्हीं का खून पसीना लगता है। इसीलिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ हमारे ये हाथ महान भी, और उसी को दोहराते हुए ये झांकी आगे बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की, बड़ा पीला हेलमेट श्रमिकों की सुरक्षा को दर्शाता हुआ। और वही बात इसमें की जा रही है कि स्वस्थ भारत, स्वस्थ श्रमिक, यानी कि श्रमिक बहुत आवश्यक है कि हमारे स्वस्थ रहें, तभी हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा। किस तरीके से वो स्वस्थ रह सकते हैं और उनके आर्थिक हालात बेहतर हो सकते हैं, ये तो परिचर्चा का विषय है। लेकिन इस झांकी में इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जरूर जा रहा है। और अगली झांकी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। समाज में हर भारतवासी को एक साथ मिलकर, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सहारा लेकर किस तरह सभी को आगे बढ़ना है, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रदर्शित करती है ये वन नेशन वन साइन लैंग्वेज। और बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की कोई झांकी निकली हो, और ये बहुत अहम है क्योंकि हर एक व्यक्ति को अगर मुख्य धारा का हिस्सा रहना है तो उसमें सबको जोड़कर चलना ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से कुदरत ने शायद नाइंसाफी कर दी हो। लेकिन ये वन नेशन वन साइन लैंग्वेज के जरिए इसी संदेश को आगे देते हुए कि संवाद उन इशारों, वो एकीकृत जो भाषा होती है उसके जरिए ही सही, लेकिन जरूर हो। यहाँ पर जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तालियों की गड़गड़ाहट से जो वहाँ पर उपस्थित दर्शक हैं सब स्वागत कर रहे हैं इस
कोशिश का भी, इस कोशिश का स्वागत भी हम देख रहे हैं। लेकिन साथ में अब देखिए आयुष मंत्रालय की बारी आई है और इस बार आयुष मंत्रालय की भूमिका भी बहुत अहम रही थी, शुरुआत से ही लोगों को ये बताते हुए भी कि कोरोना के समय में किन चीजों का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। ओजो भारत तेजो भारत, भारत की हर जड़ी बूटी, हर पेड़ पत्ती में कुछ न कुछ ऐसा है जिससे स्वास्थ्य बढ़ेगा। आपने च्यवनप्राश खाया होगा, आपने काढ़ा पिया होगा, आपने नीम खाया होगा, आपने इस समय वो जैसे अमर वैद्य कहते हैं गिलोय खाई होगी, तो वो सब दर्शाया गया है। चाहे कोविड हो, चाहे बीमारी हो, आयुष मंत्रालय आपको स्वस्थ रखने का निरंतर सतत प्रयास कर रहा है। जड़ी बूटियों के जरिए दिखाया गया है इस झांकी में। जैसे ऋषि मुनियों के समय से ही हमारी जो परंपरा रही है उसे प्रदर्शित कर रहे थे। और एक बार फिर देखिए हमारे जवानों की बारी आई है, वीर जवानों की बारी में ये सीआरपीएफ की झांकी आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा अगर दिख रही है तो लौह पुरुष की से प्रेरणा लेकर लोहे जैसे बल को कैसे वो प्रेरणा मिलती है, यही थीम है इस झांकी का। एक और इस झांकी के अगर आप देखेंगे तो कोबरा कमांडोज आपको दिखेंगे, जो कोबरा कमांडोज नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों से मुकाबला करते हैं, नक्सलियों का अंत करते हैं। तो दूसरी तरफ आपको वो गाड़ी भी दिखेगी और वो बल भी दिखेंगे सीआरपीएफ के, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सामना करते हैं। क्योंकि अब जो श्रीनगर शहर है कम से कम वहां पर सीआरपीएफ की ही टुकड़ी वैली QAT के नाम से जिसे जाना जाता है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आतंक निरोधी ऑपरेशंस को अपने दम पर अंजाम देती है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए सीआरपीएफ की झांकी को देखकर। सेवा और निष्ठा की ये झलक कि एक तरफ ये बहुत सशक्त है, आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की मदद भी कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो। और ये है भारत की नई शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस समय भारत, आपने देखा वो तस्वीर कि ब्राजील के राष्ट्रपति संकट मोचन हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं कि भारत ने ब्राजील के लोगों को बचाया कोविड-19 का वो इंजेक्शन देकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किस तरह 2 मेड इन इंडिया टीके मानवता की रक्षा कर रहे हैं, वही दर्शाया गया है इस झांकी में। और डॉक्टर हर्षवर्धन देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं श्वेता इस झांकी को। ये झांकी सिर्फ एक दावा नहीं कर रही है, ये झांकी एक ऐसे हकीकत को बयान कर रही है जो हिंदुस्तान की मौजूदा ताकत को प्रदर्शित करता है कि कोविड-19 के वैक्सीन न सिर्फ हिंदुस्तान ने बनाए हैं बल्कि अपने मित्र देशों को पहुंचाए भी हैं। और संजीवनी की शक्ल में जैसे हनुमान जी लेकर गए थे, आज बस ले जाने का तरीका अलग रहा है, लेकिन हाँ वो कोरोना के वैक्सीन, वैसे भी वैक्सीन बनाने के लिए भारत तो सुपर पावर है ही। अब उसके ठीक पीछे देखिए जय विज्ञान के बाद एक बार फिर जय जवान की बारी और भारत के तट रक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड्स जिनकी झांकी आप देख रहे हैं। अभी तक मार्चिंग दस्ता हमने देखा था, लेकिन इनकी भूमिका बहुत अलग अलग है। आप सरहदों की अगर रक्षा करते हैं, अगर आप तटीय सरहदों की रक्षा करते हैं तो केवल आप दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आप प्रदूषण से भी लड़ रहे हैं। तो वहां पर जिस तरह का तेल रिसाव होता है, जिस तरह की अग्निशमन की इनके पास कैपेबिलिटीज हैं, उन सारी चीजों को तट रक्षकों की इस झांकी में दिखाया गया है। ये इनका नया किरदार है जो 2010 के बाद से शुरू हुआ है और आज ये गर्व के साथ इसे राजपथ पर प्रदर्शित कर सकते हैं और दुनिया को ऐलान कर सकते हैं। भविष्य में श्वेता जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, भारत की प्राकृतिक संपदा, एडमिरल सिन्हा, अब तो वो पानी के नीचे है। 12 किलोमीटर तक का, 12 नॉटिकल माइल्स तक का वो एरिया तट रक्षक ही हमारी सुरक्षा करते हैं EEZ की। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 12 मील तक जो है वो भारत का जमीन ऐसा समझा जाता है और भारत के जितने नियम कानून हैं वो 12 मील तक लागू होते हैं। और अब बारी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, जो कह रहा है कि हम वोकल फॉर लोकल हो जाएं। ये सारी चीजें यहाँ पर, चूंकि मीडिया का ही मंत्रालय होता है इसीलिए आप वहां पर तमाम डिश एंटेनास भी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो हमारी स्थानीय चीजें हैं उनके लिए कैसे हम सबको खुलकर बोलना चाहिए और खुलकर स्वदेशी को अपनाना चाहिए, उसको प्रदर्शित करते हुए वोकल फॉर लोकल ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रयास सभी भारतवासियों का होना चाहिए। अगर हमें
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए हम सभी को वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, यानी हम विश्व स्तर का वो सामान बनाएं कि विश्व भारत से आके वो सामान खरीदे। हमारी भी प्रगति होगी, देश की भी प्रगति होगी, यही ये झांकी दर्शाती है। और अगली झांकी हृदय के बेहद करीब सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, जिन वीर योद्धाओं और इंजीनियर्स ने विषम परिस्थिति में भी हमारी पूरी सीमाओं पे न केवल सड़क बनाई, 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, बल्कि इन सर्दियों में, हाड़ कपाने वाली सर्दियों में वो सड़कें खुली रखी ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा हो या नियंत्रण रेखा, श्वेता, हमारी रसद सामग्री निरंतर पहुंचती गई। जी गौरव, आप बीआरओ तक गए थे, जिसमें डीबीओ तक गए थे, बीआरओ के वीरों से मुलाकात वहां पर की थी, और किस तरीके से वहां की सड़क को लेकर, डीबीओ को लेकर चीन को परेशानी होती है वो आपने देखा था। इसीलिए आज सामने के हिस्से में सफेद बर्फ से ढका हुआ हिस्सा जहां बीआरओ के जवान काम कर रहे हैं और पीछे पहाड़ों का वो हिस्सा, डीबीओ के बारे में बताइए जरा। दौलत बेग ओल्डी 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे दूर का आउटपोस्ट, जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। लेकिन पहली बार सड़क बनी दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, जो रास्ता 17 दिन कई बार लग जाते थे पैदल पहुंचने में, अब 8 घंटों में लेह से डीबीओ आप पहुंच सकते हैं। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और आपने उत्तर पूर्व में और जम्मू कश्मीर में इनकी कई सड़कें देखी, बीकन जो इस बार खुली रखी, जो इस बार रिस्पॉन्सिबल रहा जोजिला पास को खुला रखने के लिए दिसंबर के महीने में, जो आज से पहले कभी संभव नहीं हो पाया था। तो अब बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बाद बारी है सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो फूलों से सजाकर अपनी झांकी को लाता है तो एक अलग ही खुशबू भी बिखर जाती है राजपथ पर। सीपीडब्ल्यूडी की ये झांकी फूलों से पूरी तरीके से सजी हुई और इसी राजपथ को प्रदर्शित करती हुई आगे बढ़ रही है। देखिए, राष्ट्रीय समर स्मारक भी आपको आगे के हिस्से में दिख रहा है, फिर इंडिया गेट को फूलों से बनाया गया है और पूरी जो सड़क है जहां पर पुष्प वर्षा करते हुए हमारे हेलीकॉप्टर्स गुजरते हैं, वहां पर दरअसल सीपीडब्ल्यूडी की इस झांकी में उसे फूलों से ही बनाया गया है। और उसके आगे वो राफेल विमान है गौरव जी, और भारतीय सेनाओं की वीरता को दर्शाया गया है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम एक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जो थीम लेकर आई है आजादी का 75वां वर्ष। और अब संस्कृति मंत्रालय, जिसमें आप सुभाष चंद्र बोस नेताजी को देख सकते हैं, उनकी प्रतिमा को देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि आईएनए वेटरन्स को शामिल किया जा रहा था गणतंत्र दिवस के परेड में, लेकिन चूंकि सबकी उम्र बहुत ज्यादा है और इस बार कोविड प्रोटोकॉल से, इसीलिए इस बार आईएनए वेटरन्स को हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा के साथ जो आजादी के 75वें साल की बात को लेकर ये झांकी आगे बढ़ रही है, और साथ में जो भारत गणराज्य का प्रतीक है, एक एक प्रतीक को यहाँ पर इस झांकी का हिस्सा बनाया गया। अच्छा, हमारी संसद कैसे लगेगी? जो नई संसद है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम मनाना शुरू कर रहे हैं, उसका कर्टन रेजर ये झांकी दिखाती है। और जो प्रस्तावित संसद है उसका भी एक दृश्य ये झांकी दिखा रही है। इंडिया गेट से ये भव्य दृष्टि देखिए, भव्य व्यू। राजपथ तो सामने का हिस्सा जहां पर संसद इस समय अपने गोलाकार स्थिति में मौजूद है इस झांकी में, और उसके पीछे वो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसकी नींव रखी गई थी हाल ही में, और अब अदालत की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है। तो वो जब निर्माण होगा तो सिर्फ जो संसद है, संसद भवन नहीं बल्कि समूचे राजपथ का और पूरे उस इलाके का ढांचा बदल जाएगा, खाका बदल जाएगा। और अब जरा बारी आ रही है नृत्य की गौरव, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की। इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी आवाज और पूरे ये दृश्य हम दिखाते हैं अब, क्योंकि तमिलनाडु का ये लोक नृत्य है, स्कूली बच्चे जो कर रहे हैं।
और राजपथ बच्चों पर के सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम में कौशल, दिल्ली सांस्कृतिक तमिल वैभव, एसोसिएशन विद्यालय की परंपरा ये और झलकी आधुनिकता आपने का देखी। अनोखा संगम अब देखने को राजकीय मिल रहा है। उच्चतर कन्या और अब माध्यमिक विद्यालय नंबर सलामी 2 मंच के सामने बी ब्लॉक पहुंचने की बारी यमुना है। विहार। राजकीय उच्चतर हम कन्या फिट तो विद्यालय, इंडिया यमुना फिट। विहार दिल्ली की फिटनेस 102 कितनी छात्राओं जरूरी है जिनका ये नृत्य बच्चे आपको फिट इंडिया नृत्य अभियान के को जरिए समर्पित बताएंगे। है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मकसद हर भारतीय के जीवन में खेलों को अनिवार्य रूप में शामिल करना और स्वयं को फिट रखना शामिल है। जिसे रोज निभाना है, खुद की खातिर हमको संकल्प उठाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान फिटनेस ही है मंजिल। व्यायाम की शक्ति को जन जन में फैलाना है, जो जान गए हैं हम दुनिया को बताना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान मिलकर बढ़े और मंजिल और की ओर फिटनेस कितना लाए नए फिट जरूरी इंडिया है, का फिटनेस कितनी जरूरी यही है, संदेश ये है। इन बच्चों ने हमको फिट बताया। इंडिया मूवमेंट लेकिन को अब चलिए समर्पित संगीत इस और नृत्य का और आनंद लेते हैं। आपको पूर्वी क्षेत्र कोलकाता लिए चलते हैं। कोलकाता के वो छात्र छात्राएं जो कालाहांडी क्षेत्र का आपको नृत्य 50 साल नृत्य का आनंद उठाइए। कालाहांडी जिले का एक समृद्ध और पारंपरिक नृत्य है ये, देखिए और आनंद उठाइए। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के छात्र छात्राएं ला रहे हैं आपके लिए बजा साल। जवान के सरीक की
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के तो ये जो 80 लोक नृत्य कलाकार आप देख रहे थे, इसमें बजा दरअसल वो एक यंत्र होता है, ढोल जैसा नजर आता है, और साल उस हिस्से को कहते हैं जहां पर उस निर्धारित स्थान को जहां पर ये नृत्य किया जाता है। बहुत सारी वैवाहिक कार्यक्रमों में और अलग तरह के समारोहों में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो ये बच्चे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि समूचा इलाका आपके सामने है। लेकिन अब हम आपको जरा अगली पेशकश की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि वहां पर आत्मनिर्भर भारत का चित्रण किया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो जाए, तकनीकी विकास की बात हो जाए, हर एक चीज का चित्रण उसमें ये बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो स्कूल है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ये माउंट आबू पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 रोहिणी, दिल्ली एवं विद्या भारती स्कूल सेक्टर 15 रोहिणी, ये मिलकर इस नृत्य को, ये दोनों दिल्ली के स्कूल जो मिलकर इस नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सारे अपनी जगह ले चुके हैं और अब आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर अपने नृत्य के जरिए देखिए। Technological development, new education policy, skill development and women empowerment. Atmanirbhar Bharat. संवर रहा निखर रहा धरती में बंद हुनर, ओ मौका मिला तो लग गए हौसलों को पर। नई खोज और नए सृजन से, नई सोच और नए जतन से हो रही है चारों ओर तरक्की, हुई विकास की नींव पक्की। शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग जगत हर क्षेत्र हुआ समृद्ध सशक्त, पे जीना कर दिया शुरू, नया इतिहास बनाएंगे, बनेंगे विश्व गुरु। सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने की जिद पर, भारत का ऊंचा नाम विश्व पटल पर। भारत हो रहा है आत्मनिर्भर, भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई और शिक्षा अब नीति, जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। और सिर्फ अंतिम चरण ही नहीं बल्कि सबसे जो उत्साहित करने वाला चरण होता है, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे, यानी कि जो फ्लाई पास्ट है, वो एक एक करके और इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर एक चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। सबसे पहले वाला सबसे खास गौरव। सही बात है, रुद्र फॉर्मेशन में आप डकोटा विमान को देखेंगे। और ये डकोटा विमान है क्या? 1947 में कश्मीर को बचाने में इस डकोटा विमान की अहम भूमिका रही थी। और 1971 में टंगेल एयरड्रॉप में बहुत अहम भूमिका एक बार फिर उसी विमान की रही। 1947 की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर डकोटा विमान के साथ मैंने देखी थी लद्दाख में, जिसे म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। जब डकोटा विमान लैंड किया हुआ है और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो घास लेकर आए हैं कि शायद इसे भूख लगी होगी, कोई जानवर खिला दे। तो उस समय से सोचिए, उस समय से हमारी वायु शक्ति। और इसीलिए मार्शल त्यागी, मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि ये इतिहास के साथ शुरू करना कैसा लग रहा है आपको? टंगेल एयर ड्रॉप
देखिए, तंगेल एयर ड्रॉप के बारे में तो मैं क्या बोलूं, मैं पर 1971 वॉर में मैंने पार्टिसिपेट किया था और डकोटा का योगदान जो है वो हमें, डकोटा एक बड़ा ही फ्रीक डिजाइन था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो और इसमें इस पे पायलट्स को बहुत ही ज्यादा भरोसा था। इसने जितनी आपने कहाँ योगदान किया है वो तो आपने बताया ही, पर उसके अलावा इसने वायुसेना की बहुत साल बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा करी। देखिए ना, 1947 में 26 अक्टूबर को जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिल्ली पहुंचा तो 27 अक्टूबर को सुबह 5 बजे यहीं सफदरजंग एयरपोर्ट से प्लेन एक के बाद एक उड़ना शुरू हुआ। 16 रेजिमेंट मेरे ख्याल से पहली पलटन थी जिसको एयरलिफ्ट किया गया राजधानी दिल्ली से सीधा श्रीनगर एयरपोर्ट, और श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही वो बारामूला की तरफ बढ़े। देखिए वो विमान इस समय गर्जना करता हुआ राजपथ पर 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ कश्मीर घाटी और 1971 ये डकोटा विमान जिसे आप निभाई थी, जिसे परशुराम कहा जा रहा है। देखिए ये आगे बढ़ रहा है Mi-17 हेलीकॉप्टर इसके साथ, और रुद्र फॉर्मेशन, रुद्र यानी रुद्र जिस रूप की बात हम करते हैं, चाहे शिव जी की बात कर लें, उस रौद्र रूप की उनकी बात कर लें, वो सारी चीजें एक विमान और भारतीय वायुसेना के संपूर्ण स्वरूप से प्रदर्शित हो जाती हैं। इसीलिए भले ही अंग्रेजी नाम हो अलग अलग फॉर्मेशंस के, जैसे शुरुआत में ही गौरव ने कहा था, लेकिन ये जो हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति हो जाती है वो एक अलग भाव है। देखिए ना, इसे आप रुद्र फॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक इसके बाद जो चिनूक हेलीकॉप्टर आएंगे, वो चिनूक हेलीकॉप्टर जिनकी इस समय लद्दाख में अहम भूमिका रही है, वो हेलीकॉप्टर जिसने हर युद्ध में अपने आप को प्रूव किया है, वो चिनूक हेलीकॉप्टर सुदर्शन फॉर्मेशन में आ रहा है। योगेश्वर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अब आकाश। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व 126 हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स के ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत कर रहे हैं। और ये चिनूक हेलीकॉप्टर, चाहे आप बाकी विमानों को जमीन से देखकर पहचान पाएं या न पहचान पाएं, अगर आपके मन में कोई बात भी रह जाए, लेकिन ये 2 रोटर्स वाले जो हेलीकॉप्टर को आप आसमान में देखते हैं, कोई अनाड़ी में समझ जाएगा कि यही है चिनूक, यही हमारा हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो कि ऊंचाई पर भी इतना वजन ले जाने में ऊंचाई पे वजन को ले जा सकता है, काफी ऊंचाई तक फ्लाई भी कर सकता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये काफी ऊंचा वजन लेके ऊंची हाइट पे जा सकता है। और गौरव इस बार मैं स्क्वाड्रन में पहुंची उनको कवर करने के लिए, और उस समय वाकई सामने में जब आप वो चीजें होते देखते हैं, जब आर्टिलरी यूनिट आर्मी की वहां पर उनके साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे लोडिंग और ऑफ लोडिंग की जाती है, अपने आप में बताता है कि हमारा कैसा तालमेल। बहुत सुंदर तालमेल, कमांडोज को बहुत अच्छा लगता है हेलीकॉप्टर। और अब जिस हेलीकॉप्टर से वो विस्तारवादी शक्तियां डरती हैं, वो आपके सामने है लीथल अपाची हेलीकॉप्टर। और ये हेलीकॉप्टर है जिससे दुश्मन के टैंक बेहद डरते हैं। एयर मार्शल त्यागी और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। अपाची चिनूक अब महज 100 मीटर की ऊंचाई पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। बहुत तेज उड़ता है, जबरदस्त इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जो हमारे पायलट्स हेलमेट पहनते हैं उससे ये कंट्रोल हो जाती है। इसकी जिस तरफ वो देखेंगे उस तरफ निशाना साधा जा सकता है। सोचिए कितने उन्नत है, क्या तकनीक है। और इसीलिए आसमान में जब ये अपनी इस फॉर्मेशन में, रक्षक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ऐलान करते हुए जा रहे हैं कि आंख उठाकर मत देखना हमारी तरफ। comprising 3 C-130J aircraft in formation. C-130J is अब सामने आ रहे हैं। अमेरिकी भले ही हरक्यूलिस माने, भारतीय वायुसेना के लिए ये भीम की तरह शक्तिशाली है। एक बार फिर स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बहुत ही उम्दा है। ये विमान बहुत ही छोटे रनवे से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, और दुश्मन के इलाके में ये कहर भी बरसा सकते हैं। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन मनदीप चहल, कमांडिंग ऑफिसर 87 स्क्वाड्रन कर रहे हैं। इस स्क्वाड्रन को रेडिंग रैप्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कामयाबी इस तरह की रहती है। ये विमान अगर देखने में आपको भारी भरकम लगते हैं तो सोचिए कि उनको उड़ाने वाले हाथ किस तरह के होंगे। आसमान में, राजपथ के ऊपर आसमान में
आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं जो अगली फॉर्मेशन आनी है। भले ही हर गणतंत्र, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमने कहा था, हर गणतंत्र दिवस पर हम आपके सामने ये तस्वीरें लेकर आते हैं, तो अगली तस्वीर भी हर गणतंत्र दिवस की है। लेकिन इसीलिए है क्योंकि वो एक निरंतर ताकत का उद्घोष है हमारा नेत्रा फॉर्मेशन। नेत्रा फॉर्मेशन, आकाश में हमारी आंखें 2 Su-30 MKI के साथ स्वदेश में निर्मित। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है मीनाक्षी त्यागी कि मेड इन इंडिया DRDO द्वारा ये है हमारी आकाश में आंख। बहुत कम देशों में ये क्षमता है कि इस तरह का फ्लाइंग रेडार जिसको बोल सकते हैं वो बनाएं और वो सक्सेसफुल हो। 300 मीटर की बहुत ही सक्षम एयरक्राफ्ट है 500 किलोमीटर की रफ्तार। इस बात का गर्व है कि ये भारत में DRDO ने इसका निर्माण किया। एक होती है हमारी स्वदेशी ताकत और दूसरा होता है जो ताकत हम उसे प्रदान करते हैं। गौरव, जब मैं अपाची कवर कर रही थी उस समय मुझे याद है कि जो विदेशी वहां पर आते थे ये देखने के लिए कि क्या सब सही चल रहा है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि आप लोग तो इसे उतना इस्तेमाल कर रहे हैं जितने के लिए हमने बनाया नहीं। सही बात और है, उसी सच्चाई है। उसी ऊंचाई पर चाहे टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, उन सब के रिकॉर्ड जिसने बनाए हैं। हमने पहले भी हर्क्यूलिस को दिखाया और ये देखिए गरुड़ फॉर्मेशन C-17 ग्लोब मास्टर, सबसे बड़ा मालवाहक विमान, और उसके बगल में MiG-29 और उसके बगल में Su-30 MKI। ये है भारत का शक्ति प्रदर्शन। लद्दाख में तेजी से अपने सैनिकों को ले जाना हो, टैंकों को ले जाना हो, सिपाहियों को ले जाना हो और हमारी हवाई सीमा की सुरक्षा। और साथ में गौरव, जहां पर हम बैठे हैं वहां पर भी अब गड़गड़ाहट आसमान में और विमान हमें नजर आने लगे हैं। ये अपने आप में अद्भुत होता है। देखिए, दिल्ली में राजपथ से उड़ान भरते हुए यहाँ पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ तक आने में जितना समय उन्हें लगता है, मिनटों से भी कम का समय, यानी पहली झांकी जो आपने देखी थी उस समय से अभी तक की तुलना कर लीजिए। ये इस समय नीची उड़ान इसीलिए भर रहे हैं ताकि राजपथ पर जो तमाम दर्शक है वो अपनी आंखों से देख सके और आंखों से देखकर ये 300 मीटर की ऊंचाई पर ये फॉर्मेशन उड़ान भर रहा था 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन आपको इंतजार होगा अभी जिस विमान का, वो बस आने वाला है। ये देखिए और कितनी तेजी से आपकी आंखों के सामने निकल गया एकलव्य फॉर्मेशन रफाल विमान, भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक विमान रफाल। बीचों बीच उसके दो तरफ MiG-29 और उसके बगल में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जैगुआर। 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर न्यूक्लियर वॉरफेयर करने में सक्षम विमान और उतनी ही तेजी से स्वदेश लौटने में मार्शल त्यागी सक्षम। ये 780 किलोमीटर तो यहाँ पे चलते हैं क्योंकि प्रदर्शन करना है, अदरवाइज ये काफी जी हाँ। ये और इसकी क्षमता जो है वो इसके जो वेपन सिस्टम्स हैं और जो इसकी बाकी कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में तो सबको आजकल जानकारी है। इसके मुकाबले का कोई लड़ाकू विमान यहाँ पर नहीं है। और अब परेड का जो सबसे रोमांचक आकर्षण वो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। त्रिनेत्र फॉर्मेशन बनाते हुए भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक Su-30 Mark 1 विमान, Wing Commander Karadil with flight lieutenant AS Defense Squadron Leader HSA with Squadron Leader Shobhit भारतीय Mishra। वायुसेना की एक तरह से कहें तो इस समय की रीढ़ की हड्डी है। और ये त्रिशूल बनाते हुए आसमान में आपकी आंखों के सामने उछल हो जाते हैं। ये देखिए नीले आसमान पर बस धुएं का एक गुबार जो पीछे छोड़ जाते हैं और त्रिशूल, शिव जी का वो त्रिशूल जो हर बुरी चीज का नाश कर देती है, कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में एडवांस लाइट तिरंगे के रंगों को 26 जनवरी राजपथ के में आकाश में सारंग रंगते हुए। हेलीकॉप्टर, ये भी मेक इन इंडिया का एयर मार्शल त्यागी कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है, उनके साथ शक्ति विंग कमांडर प्रदर्शन स्नेहा और कुलकर्णी और क्षमता विंग का कमांडर प्रदर्शन। वाई श्रीधर ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया है के रंगों की छटा को बिखेरते हुए सफल जहाज है। और ये सारंग जो है एक वायुसेना की एरोबैटिक्स टीम, Colors of the national flag, coloring the sky. लेकिन अब जो अंतिम चीज है आज, जो सबसे बड़ा शो स्टॉपर आज का, वो आज परेड का अंत करेगा। यानी राफेल विमान एक बार फिर आपके सामने परेड में दूसरी बार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली करते हुए, सैल्यूट करते हुए न सिर्फ राष्ट्रपति को बल्कि समूचे देश को। और ये है विक्ट्री रोल, ये है जीत का प्रदर्शन। ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन, ब्रह्मास्त्र यानी वो वार जो कभी खाली नहीं जाता, जो दुश्मन को
ध्वस्त कर देता है। कब आया, कहा गया, देखिए अगर हम अपनी आंखों से उस राजपथ पर नहीं देख पा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन के लिए ये आया है, तो सोचिए दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कब आया, कब मारा, कब गायब हो गया। ऐसा है हमारा राफेल, और इसीलिए सब कांपते हैं इस विमान से। ये अंतिम पड़ाव गणतंत्र दिवस परेड का, जिसमें इस बार एक अनूठी सलामी दी गई है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अकेला राफेल विमान सलामी मंच के ठीक सामने से अचानक आसमान की ओर उड़ते हुए, जिसे वर्टिकल चाली कहा जाता है। बिल्कुल विक्ट्री रोल था ये, भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य को चरितार्थ करता हुआ। नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। इस पूरे क्षेत्र में किसी और वायुसेना के पास इतना आधुनिक विमान नहीं है। ये विमान और इसमें जो अत्याधुनिक मिसाइलें लगती हैं, ये इसे एक बहुत शक्तिशाली वेपन प्लेटफॉर्म बनाता है। श्वेता और हिमाचल त्यागी, ये इसमें स्कैल्प मिसाइल है जो कि बहुत दूर से, जिसको फायर करके 300 से 600 किलोमीटर दूर से, और बड़े मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, इससे तो ये बहुत ही सशक्त वेपन प्लेटफॉर्म बन जाता है सर। जी हाँ, मीटियोर से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर आप दूसरे विमान का विनाश कर सकते हैं। और तो स्कैल्प, मीटियोर और हैमर मिला के, और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत चीजें एक साथ ले जा सकता है। सारे 9 टन एक साथ ले जाते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो इस बार भले ही सेना के तीनों अंगों को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन जो वायुसेना के भीतर की जो झांकियां रही हैं, खासकर इस फ्लाई पास्ट के जरिए, मुझे लगता है कि सबके दिलों को उत्साहित और उमंग से भर दे रही होंगी। क्योंकि न सिर्फ राफेल विमान, यानी कि हमारा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, एक फाइट प्लेन, एक चॉपर अपाची जो यहां पर प्रदर्शित किया गया, और उसके साथ जो हेवी लिफ्ट हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, जो चाहे सेना हो या फिर साजो सामान हो, उसे ले जाने में ऊंचे से ऊंचे इलाकों में सक्षम है, यानी चिनूक। इन सारी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। और उन पायलट्स की बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उन विमानों को उस तरीके से ले जाना, एक बात होती है दुश्मन पर हमला करना, और दूसरा चकमा भी ऐसा देना कि दुश्मन को पता ही नहीं चले। अब हम गणतंत्र दिवस परेड के अंतिम हिस्से में पहुंच रहे हैं, जहां पर राष्ट्रगान की बारी है, जिसके साथ राष्ट्रपति को विदाई दी जाएगी। राष्ट्रपति अंगरक्षक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। भारत का शक्ति प्रदर्शन, भारत का सामरिक क्षमता प्रदर्शन, सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, और भविष्य का भारत किस तरह का होगा उसकी भी झांकी प्रस्तुत की गई राजपथ पर, न केवल देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि दुनिया को एक संदेश देने के लिए। और एक बार फिर हमारी ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवार अपने सजीले घोड़ों पर, 6 फुट इनकी लंबाई, 9 फुट इनके भाले। 1773 से पहले गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय, अब राष्ट्रपति की सुरक्षा में तत्पर। इंडिया गेट के ऊपर हमारे सुंदर इतिहास का प्रतीक ये घुड़सवार दस्ता, जो इस समय वापस लौटा है अपने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन तक ले जाने के लिए। और इसीलिए इंडिया गेट के ठीक ऊपर देखिए, हर जगह चप्पे चप्पे पर निगाह होती है, हर जगह कैसे हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रहते हैं। एनएसजी के कमांडोज अगर आपको मार्च करते हुए नजर आए तो हर इलाके पर नजर भी रख रहे होते हैं, हमारे बाकी सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं, और हर एक इलाके की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति सलामी मंच पर अभी मौजूद हैं। पहले राष्ट्रपति अंगरक्षक पहुंचे हैं, देखिए अपनी जगह ले ली है, और अब राष्ट्रगान का समय है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी अपनी जगहों पर, अपने घर में जहां भी मौजूद हैं, अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा, राष्ट्रीय सल्यूट, मध्य टेक।
मैडम पूछिए ना इनसे कि आसमान की ओर क्यों जा रही है। And this is the first view of the जनरल balloons. सहाय, अब एक वो दृश्य आता है राष्ट्रपति के प्रस्थान के बाद, जिसको कई बार देखने के लिए जो वहां लोग मौजूद हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए वहां जनता से मिलते हैं। हालांकि दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन गुब्बारे इस समय आकाश में और उस दृश्य की प्रतीक्षा। सही बात है। ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो ये हर वर्ष यही करते हैं। माननीय राष्ट्रपति मैं भी देखना चाहता हूं कि वो भी इस वर्ष भी करेंगे या नहीं करेंगे, कि लोगों से हाथ मिलाएंगे, नरेंद्र मोदी वेव आउट करेंगे। ये एक अच्छी प्रथा है सलामी मंच से लीडर, ताकि प्रस्थान करने के क्रम में लोग हैं उनको ये पता चले कि ये हमारे लीडर हैं, सामने से दिखाई देते हैं। सविता को ये अच्छी प्रथा है और मैं वेट कर रहा हूँ उनकी वॉक, आज का दिन टाइगर वॉक बड़ा शो। इस बार इतने अधिक संख्या में दर्शक नहीं है, लेकिन वही होता है कि ये जब ऐसे आयोजनों में शामिल होते हैं तो दिल यही कहता है कि कभी मीरा, कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया की मैं गोकुल धाम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजती हुई सुनूं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं। ये ऐसे ही मौके होते हैं, ऐसे ही दिन होते हैं जब आपका दिल बस यही कहता है। प्रधानमंत्री देखिए अपनी जगह से उठकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि अब लौट रहे हैं, क्योंकि आज के सबसे विशिष्ट अतिथि और वैसे भी सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के होने के नाते तो उनको सी ऑफ किया जा रहा है। बस विदेशी मेहमान नहीं है इस बार, बाकी सारी चीजें हूबहू वैसी ही हैं। कोरोना की वजह से कुछ चीजों में परिवर्तन जरूर करना पड़ा है, लेकिन आपने भी समझा होगा इस बात को कि जोश जुनून जज्बा किसी भी तरीके से रत्ती भर भी कम नहीं। हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया ने महसूस किया होगा यहां से इन्हीं तस्वीरों को देखकर। लेकिन चूंकि अब परेड औपचारिक तौर पर खत्म है और एडमिरल सिन्हा, हर साल हम यही बात करते हैं कि आज परेड का सबसे अच्छा हिस्सा क्या हम सबको महसूस हुआ था, आज क्या लगा आपको? जी, मुझे तो परेड का सारा ही परेड अच्छा लगता है। सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपका ये स्टूडियो आज बाहर आउटडोर हो गया और आपने जो तिरंगा, मोतियों का तिरंगा पहन रखा है वो सचमुच अपने आप में एक गौरव का विषय है। और सचमुच में धूप खिल गई है, धूप खिल गई है, भारतीय गणतंत्र पर ये धूप खिल गई है। और ये धूप खिली है तो उससे हम उम्मीद यही करते हैं कि अभी तक जितने भी कष्ट रहे हैं, पिछले साल 26 जनवरी पर किसने सोचा था कि आने वाला साल कुछ इतना कठिन होगा, लेकिन कठिन समय में ही सबसे मजबूत हौसलों की परख होती है। और पिछले एक साल में गणतंत्र दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक, 2020 से 2021 तक, उस हौसले की परख ने हिंदुस्तान को उस पूरी सूची में कहीं ऊपर पहुंचाया है। और चुनौतियां कितनी बड़ी थी इस वर्ष 2020 में, संभवतः भारत के सामने सबसे विषम और सबसे जटिल और तरह तरह की चुनौतियां आई। एक तरफ चीन का विस्तारवाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान का आतंकवाद, तीसरी तरफ कोरोना, फिर पिछले वर्ष सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इस वर्ष किसान आंदोलन, राजनीतिकरण कितना हो रहा है इन विषयों का, माओवाद को लेकर जो समस्या देश झेल रहा है, आर्थिक तंगी जो परिस्थितियां देश झेल रहा है, इतनी सारी चुनौतियों के बीच भारत किस तरह से निकला है एयर मार्शल त्यागी, और किस तरह से भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में उभर के आ रहा है। ये दिखाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं तो वो है आत्मनिर्भर भारत। इस नारे के बाद सारी चीजें जो हैं उसमें आप देख रहे हैं परिवर्तन आ रहा है और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप उसको वैक्सीन की तरफ देखें, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट की तरफ देखें। आत्मनिर्भरता के बारे में जो देश जो प्रगति कर रहा है उस आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि किस तरह भारत ये प्रयास कर रहा है कि पूरे विश्व की, पूरी मानवता की रक्षा मेड इन इंडिया वैक्सीन करे। और इसीलिए तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी जनरल सहाय जो तस्वीर ट्वीट की, भारत से वो वैक्सीन मांगी कोविड की, और जो तस्वीर थी वो संकट मोचन हनुमान की थी। उन्होंने लक्ष्मण जी की रक्षा संजीवनी बूटी देकर की। भारत विश्व की रक्षा कर रहा है कोविड वैक्सीन से। और एक पॉइंट मैं जरूर इसमें बताना चाहूंगा, हम सब आत्मनिर्भर के बारे में बात करते हैं, पर एक चीज एक और दिखाई दे रही है मेरे को, वो है आत्मविश्वास। एज हमारी कंट्री में आत्मविश्वास इतना है कि हम चाहे कोविड हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हम फिर भी अपनी सेलिब्रेशन पूरी करेंगे, ताकि दुनिया को दिखाएं कि
हमारे में ताकत है, हमारे में डाइवर्सिटी है, कल्चर है, सब कुछ है और हम में आत्मविश्वास है। तो वो क्या बड़ा ये इंपॉर्टेंट युवा भारत, क्या ये नया भारत है एडमिरल सिन्हा? ये जो नया आत्मविश्वास हम देखते हैं कि पश्चिमी देश तो कह रहे थे कि भारत में शव बिछ जाएंगे, अस्पताल नहीं है इनके पास, बीमारी इतनी होगी, इतना कोविड फैलेगा, और वो पश्चिमी देशों ने घुटने टेक दिए। भारत न केवल सुदृढ़ खड़ा है, भारत विश्व की रक्षा भी कर रहा है। चीन के विस्तारवाद के सामने भी पश्चिमी देशों ने घुटने टेक दिए, भारत अडिग है। गौरव, ये जनरल साहब ने बहुत अहम बात की, आत्मविश्वास की। तो मैं कहूँगा यह देश जो है अब एक आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। जितने लोग आत्मविश्वास हैं, तो हमारे जो पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें जो आत्मविश्वास है, इतनी सारी कठिनाइयों के बीच भी अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि वो किसी भी क्षेत्र में भारत के प्रोग्रेस को कदम पीछे ले जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक काफी मिला जुला प्रयत्न है भारतवर्ष का। सभी लोग अपने अपने जगह पे अब प्रगति की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड चेंज। और झांकी को भी सोच समझकर पूरा इतिहास से लेकर वर्तमान तक और भविष्य की भी एक तस्वीर, हर चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चाहे 1971 को खास तौर पर ज्यादा जगह दी गई है क्योंकि बांग्लादेश की जो ट्राई कंटिंजेंट है वो भी यहाँ पर आई हुई थी, उन जवानों ने मार्च पास्ट यहाँ पर किया है और वो एक ऐतिहासिक लम्हा है जो आने वाले दिनों में भी जिसे याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि अब ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जरूर देख लीजिए, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो अपनी ट्रेडमार्क अंदाज में आगे बढ़ चुके हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों को दूर से वेव करते हुए। मैं इसी को बताना चाहता हूँ कि दिस इज नोन एज टाइगर वॉक, जब शेर जो है रास्ते पे चलता है। और ये हर वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और आज तक पर हम आपको अलग अलग वर्षों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2017 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2016 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ। तो 2015 से लेकर 2021 तक 26 जनवरी को प्रधानमंत्री का, जैसा आप कह रहे हैं, टाइगर वॉक ये राजपथ पर नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के साथ हैं और ये श्वेता एक तरह से भारत के एक नए भारत का प्रतिबिंब है। चाहे डॉक्टर हो, उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे वैज्ञानिक हो, उन्होंने हार नहीं मानी, सेना तो कभी हार मानती ही नहीं है और पूरा देश आगे बढ़ रहा है एक आत्मविश्वास के साथ। हाँ, ये इतना जरूर हुआ कि कुछ कुछ हिस्सों में कुछ लोगों ने अनुशासन उस तरीके से नहीं पालन किया, लेकिन अगर हम समूचे विश्व को देख लें, जहां पर जो बुजुर्ग थे उनके लिए सम्मान नहीं था और इसीलिए हमने वो जो कोरोना के बागियों को, कोरोना रेबल्स को देखा जो जाकर बुजुर्गों के मुंह पर खांस दिया करते थे। यहां पर बहुत ख्याल रखा गया, उस वर्ग का जो ज्यादा प्रोन था, जिसको कोरोना हो सकता था, उन लोगों को ख्याल रखा गया, उनके बाहर न निकलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए, उसका पालन किया गया और इसीलिए आज हम अगर मोर्टेलिटी रेट को कम देखते हैं हिंदुस्तान में, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे लोग इस चीज की तरफ पॉइंट करने की कोशिश करेंगे कि संक्रमण को देखिए, लेकिन भारत की आबादी की तुलना में देखिए तो बहुत कम। इसीलिए प्रधानमंत्री देखिए आज दर्शक दीर्घा में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि कम से कम 26 जनवरी एक ऐसा दिन हो जब राजपथ पर वो भले पहुंच रहे हो, लोग दूर ही रहें, लेकिन सामने सामने एक तरह से एक संपर्क का जरिया हो जाए। उन्हें भी मालूम है कि चुनौती यहां पर खत्म नहीं हो रही, यहां जश्न खत्म हो रहा है। चुनौती इसके बाद जब अभी किसान परेड शुरू होगी उसके साथ होगी, तो वो सारी चीजों का एहसास है। उन्हें मालूम है कोरोना की लड़ाई अभी बीच बीच में है, वो सारी चीजों का एहसास करते हुए, लेकिन लोगों को भी एक मौका देखते हुए कि अगर लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं तो कम से कम एक प्रधानमंत्री के तौर पर उस अभिवादन को स्वीकार करने। और लोग भी उस सोशल डिस्टेंसिंग को, भारत में एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों ने उस बात को माना, मास्क पहना, हाथ धोए, सामाजिक दूरी बनाए रखी एक दूसरे से और इसीलिए संक्रमण कम हुआ। और जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्होंने देश को सुरक्षित रखा। तो एक तरह से ये कहा जाए जनरल साहब कि पूरा देश एक साथ आया। प्रधानमंत्री ने कड़ाई से वो आदेश पास किया कि लॉकडाउन होगा। शुरू में समस्याएं हुई, लेकिन संभवतः विश्व कह रहा है, विश्व में अब लॉकडाउन हो रहा है, इंग्लैंड में अब लॉकडाउन है, फ्रांस में अब लॉकडाउन है, लेकिन उसी लॉकडाउन ने संभवतः भारत की रक्षा भी की। बिल्कुल सही बात है। जो भी डिसीजन लिए गए, पहल की गई, सोच समझ के डिसीजन लिए गए और वो आज आप देख रहे हो कैसे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो है भारत
विदेश में डाल दिया। मैं वो फोटोग्राफ कितनी फेमस है जब प्रिंस चार्ल्स नमस्ते कर रहे हैं जी, तो वो हमारा जो कल्चर है हमने एक्सपोर्ट किया है। हाथ धोने की परंपरा, अगर आप बचपन में याद रखो 3 खाना खाओ, पहले हाथ धो बाद में हाथ धो, सारी दुनिया वही कर रही है जो हम लोग कर रहे थे। जो परंपरा, जूते बाहर रखते हैं घरों के, बहुत बड़ी बात आपने की। ये कल्चर हमने एक्सपोर्ट किया है वर्ल्ड को इन कोविड टाइम्स। और संभवतः श्वेता हम ही ये सब भूलने लगे थे, लेकिन एक बार फिर झांकियों के जरिए हमें अपनी संस्कृति से एक बार फिर जोड़ने का प्रयास यहाँ चल रहा है, निरंतर यह प्रयास चल रहा है। 72वां गणतंत्र दिवस जो जिस उत्सव का समापन आप देख रहे हैं इस समय, राजपथ पर एक भव्य, एक शानदार, एक रोबीली जोशीली परेड को आपने देखा है। आसमान में उस फ्लाई पास्ट को देखा है आपने, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग फोर्सेस की झांकियों को देखा है। और अब एक एक करके जो विशिष्ट अतिथिगण हैं यहां से वो निकल रहे हैं, लौट रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह अब लोगों का अभिवादन करते हुए वो भी यहां से रवाना हो रहे हैं। और अब एक एक करके तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जो सीडीएस हैं, वो सब भी अब रवाना हो रहे हैं। हालांकि राजपथ पर जो सेलिब्रेशंस होते हैं, राजपथ पर जो उत्सव होता है, वो तो बीटिंग रिट्रीट के साथ जाकर पूरा होगा, इसीलिए अभी यहाँ पर उत्सव समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आज के दिन का जो उत्सव है वो अब पूरा हो चुका है, उसका पटाक्षेप हो चुका है। ये इंडिया गेट की तस्वीरें और उसके इर्द गिर्द किस तरीके से कोविड के काल में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, ये उसकी भव्य तस्वीरें। और एक एक करके हम वो तमाम हाइलाइट्स एक बार फिर आपके सामने रखेंगे, जिसमें ये पहली तस्वीर हम डकोटा विमान की दिखा रहे हैं, जिसके जरिए 1971 तक और उससे पीछे 1947 के युद्ध में हम आपको ले गए और बताया कि कितने सक्षम थे हम तब और कितने सक्षम हैं हम अब। किस तरीके से हमारी निर्भरताएं बदली हैं, किस तरीके से हमारी प्राथमिकताएं बदली हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो मूल स्वभाव है, हिंदुस्तान की जो ताकत है, वो अब भी वही कायम है। मशीनें, औजार, उपकरण, हथियार ये सब बदल जाते हैं, लेकिन वो हौसला वैसे ही कायम रहता है जिसकी वजह से हिंदुस्तान है। और हिमाचल त्यागी, बहुत ही बड़ा संकेत है ये कि भारत अपनी शक्ति से सबक लेकर और शक्तिशाली होने का प्रयास करता है। 1947 में डकोटा ने कश्मीर की सुरक्षा की, 1971 में बांग्लादेश के जन्म में अहम भूमिका रही टंगेल एयरड्रॉप में, उसके बाद आज हम रफाल विमान भी लेकर आए हैं। ये दिखाता है कि हमारी ताकत निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 10-20 सालों में देखें, बल्कि पिछले 10 सालों में काफी हुआ है, तो हमारा जो है आधुनिकीकरण बहुत हो चुका है। और अब जो कोई भी दुश्मन अगर हमारी तरफ बुरी नजर से देखेगा तो उसे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि भारत बहुत ही मजबूत हो चुका है पहले से, और हर साल हमारी जो है शक्ति बढ़ती चली जा रही है। तो गणतंत्र दिवस का उत्सव आपने एक बार फिर हमारे साथ मनाया है, इसीलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका, हमारा जो पूरा पैनल यहाँ पर रहता है, जो तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आप लोग आते हैं और लोगों को सरल शब्दों में समझाते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।